हेलो नमस्कार दोस्तों। और ये हमारा तीसरा वीडियो रिच डैड पुअर डैड के ऊपर, जो कि मैं पार्ट 3 के रूप में कवर करने वाला हूँ। और इस वीडियो पार्ट 2 को मैंने आलस को पार करना इस पॉइंट से मैंने अध्याय 7 में छोड़ा था। और इसको पार्ट 3 में मैं अध्याय 7 से बाधाओं को पार करना, पॉइंट है आलस को पार करना, यहाँ से मैं इसको स्टार्ट कर रहा हूँ। तो पॉइंट है आलस को पार करना, वहाँ से आगे हम मूव करेंगे। तो व्यस्त लोग अक्सर सबसे आलसी होते हैं। हम सभी ने उस व्यवसायी की कहानियां सुनी है जो पैसे कमाने के लिए कड़ी मेहनत करता है। वह अपनी पत्नी और बच्चों को अच्छे पैसे उपलब्ध कराने के लिए कड़ी मेहनत करता है। वह ऑफिस में बहुत ज़्यादा देर तक काम करता है और वीकेंड्स पर भी ऑफिस का काम घर ले आता है। एक रात जब वह घर लौटता है तो उसे घर खाली मिलता है। उसकी पत्नी बच्चों के साथ घर छोड़कर चली जाती है। वह जानता था कि उसके और उसकी पत्नी के संबंध कमज़ोर है, लेकिन संबंध को मजबूत बनाने की मेहनत के बजाय वह ऑफिस में ही व्यस्त बना रहा। परिवार के चले जाने पर वह निराश हो जाता है तथा काफ़ी काम में लापरवाही करने लगता है, जिसका परिणाम यह होता है कि उसकी नौकरी भी चली जाती है। आज मैं अक्सर ऐसे लोगों से मिलता हूँ जो इतने ज़्यादा व्यस्त रहते हैं कि उन्हें अपनी दौलत की परवाह ही नहीं होती है, और ऐसे लोग भी हैं जो इतने ज़्यादा व्यस्त हैं कि उन्हें अपनी सेहत की परवाह ही नहीं है। दोनों के पीछे का कारण एक ही है। वो व्यस्त हैं और व्यस्त इसलिए बने रहना चाहते हैं क्योंकि उस चीज़ से बचना चाहते हैं जिसका वे सामना नहीं करना चाहते। किसी किसी को भी उन्हें यह बताने की ज़रूरत नहीं होती। दिल की गहराई में वे यह बात जानते हैं। दरअसल अगर आप उन्हें याद दिलाएं तो वो गुस्सा हो जाएंगे या चिढ़ जाएंगे। अगर अगर वे नौकरी में या बच्चों के साथ व्यस्त नहीं है तो वे अक्सर टीवी देखने, मछली पकड़ने, गोल्फ खेलने, खरीदारी करने में व्यस्त रहते हैं। लेकिन दिल की गहराई में वे जानते हैं कि वे किसी महत्वपूर्ण चीज़ का सामना करने से बच रहे हैं। यह आलस का सबसे आम रूप है, व्यस्त रहकर आलस करना। तो आलस का इलाज क्या है? जवाब है थोड़ा सा लालच। हम में से कई लोगों को परवरिश के दौरान सिखाया गया था कि लोभ या इच्छा बुरी चीज़ है। मेरी माँ कहा करती थी, लोभी लोग बुरे होते हैं। बहरहाल हम सभी के मन में सुंदर या नई या रोमांचक चीज़ें पाने की हसरत रहती है। तो इच्छा के उस भाव को काबू में रखने के लिए माता पिता उस इच्छा को अक्सर अपराध बोध के साथ जोड़ देते हैं। मेरी माँ का प्रिय वाक्य यह था, तुम हमेशा अपने ही बारे में सोचते हो, क्या तुम यह नहीं जानते कि तुम्हारे भाई बहन भी हैं? यह मेरे डैडी का प्रिय वाक्य था। तुम मुझसे क्या खरीदने को कह रहे हो? क्या तुम सोचते हो हम पैसों के बने हैं? क्या तुम सोचते हो कि पैसे पेड़ों पर उगते हैं? तुम तो जानते ही हो हम लोग अमीर नहीं हैं। मुझ पर शब्दों का तो उतना असर नहीं हुआ जितना कि उनके पीछे के गुस्से और अपराध बोध के सम्मिश्रण का हुआ। और इसकी उल्टी अपराध बोध की यात्रा यह थी, तुम्हारी खातिर यह खरीदने के लिए मैं अपनी ज़िंदगी की कुर्बानी दे रहा हूँ। मैं तुम्हारे लिए यह खरीद रहा हूँ क्योंकि बचपन में मेरे माता पिता ने मुझे यह कभी खरीद कर नहीं दिया था। मेरा एक पड़ोसी है जो कड़का है, लेकिन वह अपनी कार को अपने गैराज में खड़ी नहीं कर सकता। गैराज उसके बच्चों के खिलौने से भरा भरा हुआ है। वह अपनी कार को अपनी गैराज में खड़ा नहीं कर सकता। गैराज उसके बच्चों के खिलौने से भरा हुआ है। वे बिगड़े हुए बच्चों को भी मांगते हैं, वह उन्हें तुरंत मिल जाता है। वह हर दिन कहता है, मैं नहीं चाहता कि उन्हें किसी चीज़ की कमी महसूस हो। उसने उनकी कॉलेज की शिक्षा या अपने रिटायरमेंट के लिए कुछ बचाकर नहीं रखा है, लेकिन उसके बच्चों के पास संसार का हर खिलौना है। उसे हाल में डाक में एक नया क्रेडिट कार्ड मिला और वह अपने बच्चों को लास वेगास की सैर कराने ले गया। उसने बड़े त्याग के भाव से कहा, मैं यह बच्चों की खातिर कर रहा हूँ। अमीर डैडी ने इन शब्दों को प्रतिबंधित कर दिया था, मैं इसे नहीं खरीद सकता। मेरे अपने घर में मैं यही सुनता रहता था। इसकी बजाय अमीर डैडी अपने बच्चों से यह कहने की अपेक्षा रखते थे, मैं इसे कैसे खरीद सकता हूँ। वह मानते थे कि मैं इसे खरीद नहीं सकता कहने से आप अपने दिमाग का दरवाज़ा बंद कर देते हैं। इसे और कुछ सोचने की ज़रूरत ही नहीं होती। दूसरी ओर मैं इसे कैसे खरीद सकता हूँ बोलने से दिमाग के दरवाजे खुल जाते हैं और यह जवाब सोचने तथा खोजने के लिए मजबूर हो जाता है। लेकिन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, वे महसूस करते थे कि मैं इसे नहीं खरीद सकता, एक छोटी झूठी बात है। और इंसान की आत्मा यह बात जानती है। इंसान की आत्मा बहुत बहुत शक्तिशाली होती है। वे कहा करते थे, यह जानती है कि यह कुछ भी कर सकती है। अगर आपका आलसी दिमाग कहता है मैं इसे नहीं खरीद सकता, तो आपके भीतर एक युद्ध छिड़ जाता है। आपकी आत्मा नाराज होती है और आपके आलसी दिमाग को अपने झूठ की रक्षा करनी होती है। आत्मा चीखती है, चलो हम जिम चलकर व्यायाम करते हैं। और आलसी दिमाग कहता है, लेकिन मैं थका हुआ हूँ, मैंने आज सचमुच बहुत मेहनत की थी। या इंसान की आत्मा कहती है, मैं गरीब रहते रहते थक चुकी हूँ, चलो चलकर अमीर बनते हैं। इस पर आलसी दिमाग कहता है, अमीर लोग लालची होते हैं, इसके अलावा इसमें बहुत झंझट है या सुरक्षित नहीं है, इसमें पैसे का नुकसान हो सकता है। मैं वैसे ही पर्याप्त कड़ी मेहनत करता रहा
करता हूँ। वैसे भी मुझे ऑफिस में बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है, देखो तो सही आज रात को ही मुझे कितना सारा काम करना है। मेरे बॉस कहते हैं यह काम कम सुबह तक पूरा हो जाए, मैं इसे नहीं खरीद सकता। इससे दुख और लाचारी भी उत्पन्न होती है जो निराशा और अक्सर अवसाद की ओर ले जा सकती है। मैं इसे कैसे खरीद सकता हूँ ये संभावनाएं, रोमांच और सपनों का द्वार खुल जाता है। इसलिए अमीर डैडी इस बारे में इतना चिंतित नहीं होते थे कि हम क्या खरीदना चाहते थे, बशर्ते हम यह समझ ले कि मैं इसे कैसे खरीद सकता हूँ। यह सवाल पूछने में एक ज़्यादा प्रबल मस्तिष्क और एक ज़्यादा शक्तिशाली आत्मा उत्पन्न होती है। इसलिए उन्होंने माइक या मुझे शायद ही कभी कुछ दिया। इसके बजाय वे पूछते थे तुम इसे कैसे खरीद सकते हो, और इसमें कॉलेज शामिल था जिसकी फीस का खर्च हमने खुद उठाया था। वे हमें लक्ष्य नहीं बल्कि उस लक्ष्य को हासिल करने की प्रक्रिया सिखाना चाहते थे। मेरी समझ से आज यह समस्या है कि लाखों करोड़ों लोग अपनी इच्छा या अपने लालच को लेकर अपराधी महसूस करते हैं। यह उनके बचपन की पुरानी परवरिश है। हालांकि वे ज़िंदगी में मिलने वाली अच्छी अच्छी चीज़ें चाहते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोगों के अवचेतन में यह पुराना ठूंसा गया विचार रहता है, या मुझे नहीं मिल सकती, या मैं इसे कभी नहीं खरीद पाऊंगा। जब मैंने चूहा दौड़ से बाहर निकलने का निश्चय किया तो मेरे दिमाग में यही सवाल था, मैं चूहा दौड़ से बाहर कैसे निकल सकता हूँ ताकि मुझे दोबारा काम ना करना पड़े। इसके बाद मेरे दिमाग में जवाब और समाधान अपने आप आने लगे। सबसे मुश्किल हिस्सा मेरे असली माता पिता की मान्यता से जूझना था। हम इसे नहीं खरीद सकते। सिर्फ अपने बारे में सोचना छोड़ो, तुम दूसरों के बारे में क्यों नहीं सोचते। और ऐसे ही मिलते जुलते शब्द जो मेरे लालच को दबाने और अपराध बोध को भरने के लिए बोले जाते थे। तो आप आलस को कैसे जीत सकते हैं? एक बार फिर जवाब है थोड़ा सा लालच। या WIIFM नामक रेडियो स्टेशन है, जिसका मतलब है इसमें मेरे लिए क्या है। इंसान को बैठा कर यह सवाल पूछने की ज़रूरत है, अगर मुझे दोबारा कभी काम ना करना पड़े तो ज़िंदगी कैसी होगी। अगर मेरे पास वह सारा पैसा हो जिसकी मुझे ज़रूरत है तो मैं क्या करूँगा। इस थोड़े से लालच से किसी बेहतर चीज़ को पाने की इच्छा के बिना प्रगति नहीं हो सकती। हमारे संसार में प्रगति सिर्फ इसलिए होती है क्योंकि हम बेहतर जीवन की कामना करते हैं। नए आविष्कार सिर्फ इसलिए किए जाते हैं क्योंकि हम किसी बेहतर चीज़ की इच्छा करते हैं। हम स्कूल जाकर मेहनत से इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि हम कोई बेहतर चीज़ चाहते हैं। तो जब भी आप खुद को किसी ऐसी चीज़ से बचते देखते हैं तो आपको आपको करनी चाहिए जो खुद से एक ही सवाल पूछे, इसमें मेरे लिए क्या है। थोड़े लालची बनने या आलस का सर्वश्रेष्ठ इलाज है। हर चीज़ की अति बुरी होती है, इसलिए बहुत लालच भी अच्छा नहीं होता। लेकिन बस वह बात याद रखें जो माइकल डगलस ने वॉल स्ट्रीट फिल्म में कही थी, लालच अच्छा है। अमीर डैडी इसे अलग तरीके से कहते थे, अपराध बोध लालच से ज़्यादा बुरा है क्योंकि अपराध बोध लालच से ज़्यादा बुरा है क्योंकि अपराध बोध शरीर को इसकी आत्मा को महरूम कर देता है। मैं सोचता हूँ कि एलिनोर रूजवेल्ट ने इसे सबसे अच्छी तरह कहा था, वही करें जो दिल में सही महसूस हो, क्योंकि अपनी आलोचना तो वैसे भी होगी। अगर आप कोई काम करते हैं तो आप बुरे हैं, अगर आप नहीं करते तो भी आप बुरे हैं। बुरी आदतों को पार करना हमारी ज़िंदगी पर हमारी शिक्षा से ज़्यादा असर हमारी आदतों का होता है। अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर की कानन द बारबेरियन फिल्म देखने के बाद एक मित्र ने कहा, मैं श्वार्ज़नेगर जैसा शरीर चाहता हूँ। ज़्यादातर साथियों ने सहमत में सिर हिला दिया। एक और मित्र बोला, मैंने तो सुना है कि दरअसल एक समय वह कमज़ोर और दुबला था। हाँ, मैंने भी सुना था। एक और बोला, मैंने उसकी आदत के बारे में सुना है कि वह लगभग हर दिन जिम जाता है। हाँ, उसे देखकर लगता ही है। समूह का निराशावाद व्यक्ति बोला, नहीं, मैं शर्त लगाता हूँ कि वह इसी तरह पैदा हुआ होगा। इसके अलावा अर्नोल्ड की बातें छोड़ो, चलो थोड़ी बियर पीते हैं। यह इस बात का उदाहरण है कि आदतें किस प्रकार व्यवहार को नियंत्रित करती हैं। मुझे याद है मैंने एक बार अपने अमीर डैडी से अमीरों की आदतों के बारे में पूछा था। सीधे सीधे जवाब देने के बजाय उन्होंने हमेशा की तरह मुझे उदाहरण देकर सिखाया। अमीर डैडी ने पूछा, तुम्हारे डैडी अपने बिलों का भुगतान कब करते हैं? हर महीने की पहली तारीख को, मैंने कहा। उन्होंने पूछा, क्या उनके पास पैसे बचते हैं? बहुत कम, मैंने कहा। यही वह मुख्य कारण है जिसकी वजह से वे आर्थिक मुश्किल में हैं। अमीर डैडी बोले, उनकी आदतें बुरी हैं। तुम्हारे डैडी हर एक को पहले पैसे देते हैं, वे खुद को सबसे आखिर में पैसे देते हैं, और वह भी तब अगर उसके पास बचे तब। आमतौर पर कुछ बचता ही नहीं। मैंने कहा, लेकिन बिल तो चुकाने ही होते हैं, है ना? आप यह तो नहीं कहना चाहते कि वे अपने बिल ना चुकाएं? नहीं, हरगिज़ नहीं, अमीर डैडी ने कहा। मैं समय पर बिल चुकाने में पूरा भरोसा करता हूँ। मैं तो बस खुद को सबसे पहले पैसे देता हूँ, सरकार को पैसे देने से भी पहले। लेकिन अगर आपके पास पर्याप्त पैसे ना हो तो क्या होता है? मैंने पूछा। तब आप क्या करते हैं? वही, अमीर डैडी ने कहा, तब भी
तब भी खुद को सबसे पहले पैसे देता हूँ, भले ही पैसे कम हो। मेरे लिए मेरा संपत्ति वाला कॉलम सरकार से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन मैंने कहा, क्या सरकार के लोग आपके ठीक पीछे लेकिन मैंने कहा, क्या सरकार के लोग आपके पीछे नहीं पड़ते हैं? हाँ, अगर मैं उन्हें पैसे ना दूँ। अमीर डैडी ने कहा, देखो, मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि सरकार को पैसे ही मत दो। मैं तो बस यह कह रहा हूँ कि मैं खुद को सबसे पहले पैसे देता हूँ, भले ही मेरे पास पैसा कम हो। मैंने पूछा, लेकिन आप ऐसा कैसे करते हैं? अमीर डैडी बोले, यह कैसे का सवाल नहीं है, असल सवाल तो क्यों का है। ठीक है, ठीक क्यों? प्रेरणा और अमीर डैडी ने कहा, तुम्हें क्या लगता है, अगर मैं पैसे नहीं दूंगा तो ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से शिकायत कौन करेगा, मैं या मेरे लेनदार? आपके लेनदार निश्चित रूप से आपसे ज़्यादा ज़ोर से चीखेंगे, चिल्लाएंगे। मैंने स्पष्ट विकल्प को चुनते हुए जवाब दिया, अगर आप खुद को पैसे नहीं देते तो आप कुछ नहीं कहेंगे। तुमने देखा, खुद को पैसे देने के बाद टैक्स और दूसरे के लेनदार को पैसे देने का दबाव इतना ज़्यादा होता है कि इससे मैं आमदनी के दूसरे जरिए खोजने के लिए मजबूर हो जाता हूँ। भुगतान करने का यह दबाव मेरी प्रेरणा बन जाता है। मैंने अतिरिक्त नौकरियाँ की हैं, नई कंपनियाँ शुरू की हैं, शेयर बाजार में खरीद फरोख्त की है। हर तरह के काम सिर्फ इसलिए किए हैं ताकि ये लोग मुझ पर ना चिल्लाएं। उस दबाव की वजह से मैंने ज़्यादा कड़ी मेहनत की और मैं सोचने के लिए विवश हुआ और और पैसों के संदर्भ में कुछ मिलाकर अधिक चतुर तथा फुर्तीला बना। अगर मैं खुद को सबसे आखिर में पैसे देता तो मुझे कोई दबाव महसूस नहीं होता, लेकिन मैं खड़का होता तो यह सरकार या दूसरे लेनदारों का डर है जो आपको प्रेरित करता है। सही कहा अमीर डैडी ने कहा, देखो, सरकारी पैसा वसूलने वाले लोग बहुत दबंग होते हैं। सामान वसूली करने वाले लोग भी ऐसे ही होते हैं। अधिकतर लोग इन दबंग लोगों से डर जाते हैं। वे उन्हें पैसे दे देते हैं लेकिन खुद को नहीं देते। तुमने 98 पाउंड के उस कमज़ोर आदमी की कहानी तो सुनी ही होगी जिसके पास चेहरे पर लोग रेत उछालते हैं। मैंने सिर हिलाया। मैंने कॉमिक्स में वेट लिफ्टिंग और बॉडी बिल्डिंग के बारे में दिया वह विज्ञापन बहुत बार देखा है। देखो, ज़्यादातर लोग पैसे वसूलने वाले इन दबंगों को अपने चेहरे पर रेत उछालने देते हैं। मैंने दबंग लेनदार के डर का इस्तेमाल खुद को ज़्यादा मजबूत बनाने के लिए किया है। बाकी लोग ज़्यादा कमज़ोर हो जाते हैं। अतिरिक्त पैसा कैसे बनाया जाए या सोचने के लिए खुद को मजबूर करना जिम जाकर वजन उठाने के व्यायाम करने जैसा है। मैं पैसे की अपनी मानसिक मांसपेशियों का जितना ज़्यादा व्यायाम करता हूँ मैं उतना ही ज़्यादा मजबूत बनता हूँ। अब मैं उन दबंग लेनदारों से नहीं घबराता हूँ। मुझे अमीर डैडी की कही बात पसंद आई, यानी अगर मैं खुद को सबसे पहले पैसे देता हूँ तो मैं वित्तीय, मानसिक और आर्थिक दृष्टि से ज़्यादा मजबूत बनता हूँ। अमीर डैडी ने सिर हिलाया। और अगर मैं खुद को सबसे अंत में पैसे देता हूँ या नहीं देता हूँ तो मैं ज़्यादा कमज़ोर हो जाता हूँ। इसलिए बॉस, मैनेजर, टैक्स वसूलने वाले, बिल वसूलने वाले और मकान मालिक मुझे ज़िंदगी भर इधर से उधर ठोकरें मारते रहेंगे सिर्फ इसलिए क्योंकि मुझमें पैसे की अच्छी आदत नहीं है। अमीर डैडी ने सिर हिलाया। 98 पाउंड के कमज़ोर आदमी की तरह। और सबसे लास्ट पॉइंट है अहंकार को पार करना। अमीर डैडी अक्सर मुझसे कहते थे, जो मैं जानता हूँ उसकी बदौलत मैं पैसे बनाता हूँ, जो मैं नहीं जानता उसकी वजह से मैं पैसे गंवाता हूँ। जब भी मैंने अहंकार किया है मैंने पैसे गंवाया। इसलिए क्योंकि जब मैं अहंकारी रहता हूँ तो मुझे सचमुच भरोसा रहता है कि जो मैं नहीं जानता वह महत्वपूर्ण नहीं है। मैंने पाया है कि कई लोग अपनी अज्ञानता को छिपाने की कोशिश में अहंकार का इस्तेमाल करते हैं। अकाउंटेंट्स या दूसरे निवेशकों के साथ फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर चर्चा करते समय मैंने ऐसा अक्सर होते देखा है। वे चर्चा में सेखी भगाकर कर अपनी बात सही साबित करने की कोशिश करते हैं। मैं समझ जाता हूँ कि जिस मुद्दे पर वे बात कर रहे हैं उसके बारे में उन्हें जरा भी ज्ञान नहीं है। वे झूठ नहीं बोल रहे हैं लेकिन वे सच भी नहीं बता रहे हैं। धन, वित्त और निवेश की दुनिया में कई लोग होते हैं जिन्हें यह पता ही नहीं होता कि वे क्या बोल रहे हैं। पैसे के उद्योग में ज़्यादातर लोग सेकंड हैंड कार सेल्समैन की तरह बिक्री करने के रट्टे रटाए जुमेल बोलते जाते हैं। जब आप जानते हैं कि आप किस विषय में अज्ञानी हैं तो उस क्षेत्र के किसी विशेषज्ञ या उस विषय पर किसी पुस्तक को खोजकर अपना ज्ञान बढ़ाना शुरू करें। अध्याय 8, शुरुआत करना। हर जगह सोना बिखरा पड़ा है। ज़्यादातर लोगों के पास इसे देखने का प्रशिक्षण ही नहीं है। काश
मैं कह सकता कि दौलत इकट्ठी करना मेरे लिए आसान रहा था, लेकिन यह नहीं रहा था। काश मैं कह सकता कि दौलत इकट्ठी करना मेरे लिए आसान रहा था, लेकिन यह नहीं रहा था। कैसे शुरू करूं? यह प्रश्न मुझसे अक्सर पूछा जाता है। प्रतिक्रिया में मैं उस विचार प्रतिक्रिया को बताता हूं जिससे मैं हर दिन गुजरता हूँ। दरअसल बेहतरीन सौदे खोजना आसान है, यह मेरा वादा है। या तो साइकिल चलाने जैसा होता है, थोड़े डगमगाने के बाद यह बहुत आसान बन जाता है, लेकिन पैसे के मामले में डगमगाहट के पार जाने के लिए आपको संकल्प की ज़रूरत होती है। यह एक व्यक्तिगत चीज़ है। लाखों करोड़ों डॉलर के जीवन में कभी कभार मिलने वाले सौदों को खोजने के लिए हमें अपनी वित्तीय प्रतिभा का आह्वान करने की ज़रूरत होती है। मुझे यकीन है कि हम में से प्रत्येक के भीतर वित्तीय प्रतिभा होती है। समस्या यह है कि हमारी वित्तीय प्रतिभा सोई रहती है और जगाए जाने का इंतज़ार कर रही होती है। यह इसलिए सोई रहती है क्योंकि हमारी संस्कृति ने हमें यकीन दिला दिया है कि पैसे का प्रेम ही सभी बुराइयों की जड़ है। इसने हमें पैसा सीखने के लिए प्रोत्साहित किया है ताकि हम पैसे के लिए काम कर सकें, लेकिन इसने हमें यह नहीं सिखाया कि पैसे से अपने लिए काम कैसे कराएं। इसने हमें अपने वित्तीय भविष्य के बारे में चिंता नहीं करना सिखाया है, न क्योंकि नौकरी के बाद रिटायर होने पर सरकार या कंपनी हमारी परवाह करेगी। बहरहाल हमारी वित्तीय शिक्षा की इस कमी की कीमत हमारे बच्चों को चुकानी होगी जो उसी स्कूली तंत्र में शिक्षित हो रहे हैं। संदेश अब भी यही है कि कड़ी मेहनत करो, पैसा कमाओ, खर्च करो और जब पैसे की कमी पड़े तो कर्ज ले लो। दुर्भाग्य से पश्चात जगत के 90% लोग ऊपर बताए गए सिद्धांत पर चलते हैं। ऐसा सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि नौकरी पाना और पैसे नौकरी पाना और पैसे के लिए काम करना ज़्यादा आसान होता है। यदि आप बहुसंख्यक लोगों में से एक ही नहीं हैं तो मैं आपकी वित्तीय प्रतिभा को जगाने के लिए आगे दिए गए 10 कदम बताता हूँ। मैं आपको वही कदम बता रहा हूँ जिनका मैंने खुद अनुसरण किया है। अगर आप उनमें से कुछ अनुसरण करना चाहते हैं तो बेहतरीन है। अगर आप उनका अनुसरण नहीं करना चाहते तो अपने खुद के कदम बना लें। आपकी वित्तीय प्रतिभा इतनी चतुर होती है कि यह अपनी स्वयं की सूची बना सकती है। जब मैं पेरू में था तो मैंने सोने की खुदाई करने वाले 45 साल के एक व्यक्ति से पूछा कि उसे इतना भरोसा क्यों है कि उसे सोने की खदान मिल ही जाएगी। उसने जवाब दिया, सोना हर जगह आता, लोगों के पास इससे देखने का प्रशिक्षण ही नहीं है। और मैं कहूँगा कि यह सच है कि रियल एस्टेट में मैं बाहर निकलकर एक दिन में 4-5 बेहतरीन संभावित सौदे खोज सकता हूँ, जबकि आम आदमी को कुछ नहीं मिलेगा, भले ही हम दोनों एक ही इलाके में तलाश कर रहे हों। इसका कारण यह है कि उन्होंने अपनी वित्तीय प्रतिभा को विकसित करने में समय नहीं लगाया है। मैं आपको नीचे दिए गए 10 कदम बता रहा हूँ जिनके द्वारा आप अपनी ईश्वर प्रदत्त शक्तियों को विकसित कर सकते हैं, ऐसी शक्तियाँ जिन पर सिर्फ आपका नियंत्रण है। नंबर 1, वास्तविकता से बड़ा कारण खोजें। आत्मा की शक्ति। अगर आप ज़्यादातर लोगों से पूछें कि क्या वे अमीर बनना या वित्तीय स्वतंत्रता पाना पसंद करेंगे तो वे हाँ कह देंगे, लेकिन फिर वास्तविकता हावी हो जाती है। सड़क बहुत लंबी नज़र आती है और बहुत से पहाड़ भी दिखते हैं जिन्हें पार करना होगा। इसकी तुलना में यह ज़्यादा आसान लगता है कि आप पैसे के लिए नौकरी करें और बचे हुए पैसे अपने ब्रोकर को थमा दें। मैं एक बार एक युवती से मिला जो तैराकी के लिए अमेरिकी ओलंपिक टीम में शामिल होने के सपने देख रही थी। हकीकत यह थी कि उसे हर सुबह 4 बजे उठना पड़ता था ताकि वह स्कूल जाने से पहले 3 घंटे तक तैर ले। शनिवार की रात को वह अपनी सहेलियां या मित्रों के साथ पार्टी नहीं मनाती थी, उसे हर एक की तरह पढ़ाई करके अपने परीक्षा परिणाम बेहतर करने होते थे। जब मैंने उससे पूछा कि उसकी अति अमानवीय महत्वाकांक्षा और कुर्बानी को किस बात से बल मिलता था तो उसका जवाब था, मैं इसे अपनी और अपने प्रियजनों की खातिर करती हूँ। यह प्रेम ही है जो मुझे बाधाओं और त्यागों के पार ले जाता है। कारण यह उद्देश्य चाहता हूँ और नहीं चाहता हूँ का तालमेल है। जब लोग मुझसे पूछते हैं कि अमीर बनने की चाहत के पीछे मेरा कारण क्या है तो मैं उन्हें बताता हूँ कि यह चाहता हूँ प्रबल इच्छाओं और नहीं चाहता हूँ घोर अनिच्छाओं का गहरा भावनात्मक संयोग है। मैं कुछ सूची बताना चाहूँगा। पहले तो अनिच्छाओं यानी नहीं चाहता हूँ कि क्योंकि उन्हीं ने मेरी इच्छाएं या चाहता हूँ उत्पन्न होती है। मैं सारी ज़िंदगी नौकरी नहीं करना चाहता था। मैं वह नहीं चाहता था जो मेरे माता पिता चाहते थे, यानी नौकरी की सुरक्षा और उपनगर में एक मकान। मुझे कर्मचारी बनना पसंद नहीं था। मुझे इस बात से कोफ्त होती थी कि मेरे डैडी मेरे फुटबॉल मैच देखने कभी नहीं आ पाते थे क्योंकि वे अपना करियर बनाने में बहुत व्यस्त रहते थे। मुझे
इस बात से नफरत थी कि मेरे डैडी ने ज़िंदगी भर कड़ी मेहनत की और उनकी मृत्यु पर सरकार ने उनकी कमाई का ज़्यादातर हिस्सा ले लिया जिसकी खातिर उन्होंने मेहनत की थी। अपनी मृत्यु पर वह अपने वारिसों को कुछ भी नहीं दे पाए जिसकी खातिर उन्होंने इतनी कड़ी मेहनत की थी। अमीर लोग ऐसा नहीं करते, वे कड़ी मेहनत करते हैं और अपनी दौलत वारिसों के लिए छोड़ जाते हैं। अब चाहता हूँ या इच्छाओं की बारी है। मैं दुनिया घूमने और अपनी पसंदीदा जीवन शैली में जीने के लिए स्वतंत्र होना चाहता हूँ और यह सब मैं युवावस्था में ही कर लेना चाहता हूँ। मैं आज़ाद रहना चाहता हूँ। मैं अपने समय और जीवन पर अपना नियंत्रण चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि पैसा मेरे लिए काम करे। ये मेरे गहरे भावनात्मक कारण हैं। आपके कौन से हैं? अगर वे पर्याप्त शक्तिशाली नहीं है तो रास्ते में आने वाली वास्तविकता आपके कारणों पर भारी पड़ सकती है। मैंने कई बार पैसे गंवाए और राह में कई आफतें उठाई, लेकिन गहरे भावनात्मक कारणों की बदौलत मैं दोबारा उठ खड़ा हुआ और आगे बढ़ने लगा। मैं 40 साल की उम्र तक स्वतंत्र होना चाहता था, लेकिन रास्ते में कई सिखाने वाले अनुभवों के कारण मैं 47 साल की उम्र में ही स्वतंत्र हो पाया। जैसा मैंने कहा था, काश मैं कह सकता कि यह आसान रहा था। यह नहीं रहा था, लेकिन यह उतना मुश्किल भी नहीं था। मैंने यह सीखा है कि प्रबल कारण या उद्देश्य के बिना ज़िंदगी में हर चीज़ मुश्किल होती है। यदि आपके पास कोई प्रबल कारण नहीं है तो आगे बढ़ने में कोई समझदारी नहीं है। आपको यह बहुत मेहनत भरा लगेगा। नंबर 2, दैनिक विकल्प चुनें। चयन की शक्ति। विकल्प ही वह प्रमुख कारण है जिसकी वजह से लोग किसी स्वतंत्र देश में रहना चाहते हैं। हम विकल्प चुनने की शक्ति चाहते हैं। वित्तीय दृष्टि से हमें जो भी डॉलर मिलता है उस हर डॉलर से हमारे साथ में अपना भविष्य चुनने की शक्ति होती है। अमीर, गरीब या मध्यम वर्गीय बनने की शक्ति हमारे खर्च करने की आदतें बताती हैं कि हम इनमें से कौन हैं। गरीब लोगों की खर्च करने की आदतें गरीबी की होती हैं। बचपन में मेरे पास एक लाभ यह था कि मैं लगातार मोनोपोली खेलना बहुत पसंद करता था। किसी ने मुझे नहीं बताया कि मोनोपोली सिर्फ बच्चों के लिए ही होता है, इसलिए बड़ा होने के बाद भी मैं इसे खेलता रहा। मेरे पास एक अमीर डैडी भी थे जिन्होंने मुझे संपत्ति और दायित्व के बीच का फ़र्क बताया। इसलिए इसलिए बहुत समय पहले बचपन से ही मैंने अमीर बनने का विकल्प चुना और मैं जानता था कि इसके लिए मुझे बस असली संपत्तियाँ इकट्ठी करना करना भर सीखना था। मेरे सबसे अच्छे दोस्त माइक को संपत्ति वाला कॉलम विरासत में मिला, लेकिन इसके बावजूद उसे इसे कायम रखना सीखने का विकल्प चुनना पड़ा था। कई अमीर परिवार अगली पीढ़ी में अपनी संपत्तियां सिर्फ इसलिए गंवा देते हैं क्योंकि किसी को भी उनकी संपत्तियों की रक्षा करने के लिए प्रशिक्षित नहीं किया जाता। अधिकतर लोग अमीर बनने का विकल्प चुनते हैं। 90% लोग अमीर बनने को बहुत झंझट भरा काम मानते हैं, इसलिए वे ऐसी कहावतों का आविष्कार करते हैं। मेरी वैसे में कोई रुचि नहीं है। मैं कभी अमीर नहीं बन पाऊंगा। मुझे चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं अब भी युवा हूँ। जब मैं थोड़े पैसे कमा लूँगा तब अपने भविष्य के बारे में सोचूंगा। मेरा या मेरी पति या पत्नी आर्थिक मसले या संभालती है। इन सभी बातों के साथ समस्या यह है कि वे उस व्यक्ति से दो चीज़ें लूट लेती है। एक है समय, जो आपकी सबसे कीमती संपत्ति। दूसरा है सीखना। पैसे का अभाव कभी भी ना सीखने का बहाना नहीं बनना चाहिए, लेकिन यह एक ऐसा विकल्प है जो हम सभी हर दिन चुनते हैं। हम अपने समय या धन के साथ क्या करते हैं और हम अपने दिमाग में क्या भरते हैं, यही चयन की शक्ति है। हम सभी के पास चयन के विकल्प होते हैं और मैं अमीर बनने का विकल्प चुनता हूं और मैं यह विकल्प हर दिन चुनता हूं। पहले शिक्षा में निवेश करें। वास्तव में आपके पास जो एकमात्र सच्ची संपत्ति है वह है आपका मस्तिष्क, जो आपका सबसे शक्तिशाली यंत्र है। हम में से हर व्यक्ति के पास विकल्प होता है कि होश संभालने के बाद हम अपने मस्तिष्क में क्या डालें। आप टीवी देख सकते हैं, गोल्फ पत्रिकाएं पढ़ सकते हैं, सिरेमिक्स क्लास जा सकते हैं या फिर वित्तीय नियोजन की क्लास में भी जा सकते हैं। विकल्प आप चुनते हैं। ज़्यादातर लोग जो निवेश के बारे में सीखने का निवेश ही नहीं करते बल्कि सीधे जाकर निवेश खरीद लेते हैं। मेरे एक मित्र के अपार्टमेंट में कुछ समय पहले चोरी हो गई। चोर घर से इलेक्ट्रॉनिक्स का सारा सामान ले गए, लेकिन किताब जस की तस छोड़ गए। और हम सबके पास इसी तरह का विकल्प होता है। उसी वजह से 90% लोग टीवी सेट खरीदते हैं और सिर्फ 10% ही कारोबार संबंधी पुस्तक खरीदते हैं। और मैं क्या करता हूँ, मैं सेमिनारों में जाता हूँ। मुझे कम से कम 2 दिन तक चलने वाले सेमिनार पसंद है क्योंकि मैं किसी विषय में पूरी तरह डूब जाना चाहता हूँ। 1973 में मैंने टीवी पर 3 दिवसीय सेमिनार का विज्ञापन देखा जिसका विषय था डाउन पेमेंट दिए बिना रियल एस्टेट कैसे खरीदें। मैंने इस सेमिनार में जाने के लिए
$85 खर्च किए और कोर्स की बदौलत $2 मिलियन से ज़्यादा पैसा कमा चुका हूँ। लेकिन इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, इससे मुझे एक नया जीवन मिला। वह कोर्स करने का परिणाम यह हुआ कि मुझे बाकी ज़िंदगी काम करने की ज़रूरत नहीं है। मैं हर साल में ऐसे कम से कम 2 सेमिनार में जाता हूँ। मुझे सीडी और ऑडियो बुक से प्रेम है, कारण मैं सुनी हुई बातों की आसानी से समीक्षा कर सकता हूँ। मैंने सीडी में एक निवेशक के मुंह से ऐसी बात सुनी जिससे मैं पूरी तरह असहमत था। अहंकारी और आलोचनात्मक होने के बजाय मैंने उस 5 मिनट की बात को कम से कम 20 बार सुना, शायद इससे भी ज़्यादा बार। लेकिन दिमाग खुला रखने की वजह से मुझे अचानक समझ में आ गया कि उस निवेशक ने जो कहा था वह क्यों कहा था। वह जादू जैसा था। मुझे महसूस हुआ जैसे मैंने हमारे युग के सबसे महान निवेशकों में से एक के दिमाग में सेंध लगा दी थी। मुझे उनके ज्ञान और अनुभव के बृहद संसाधनों से बहुत बढ़िया नसीहत मिली। कुछ परिणाम कुल परिणाम, मैं अब भी अपने पुराने तरीके से सोच सकता हूँ, लेकिन अब भी कुल परिणाम मैं अब भी अपने पुराने तरीके से सोच सकता हूँ, लेकिन अब मेरे पास उसी समस्या या स्थिति को देखने का एक नया तरीका भी मौजूद होता है। मेरे पास किसी समस्या या प्रवृत्ति का विश्लेषण करने के 2 तरीके होते हैं। मेरे पास विकल्प होता है और यह अनमोल है। आज मैं अक्सर कहता हूँ, डोनाल्ड ट्रंप या वॉरेन बफे या जॉर्ज सोरोस इसे कैसे करेंगे। उनकी बृहद मानसिक शक्ति तक पहुँचने का मेरे पास बस यही तरीका है कि मैं इतना विनम्र बन जाऊँ कि उनकी कही या लिखी बातें सुन या पढ़ूँ। अहंकारी या आलोचनात्मक लोग प्रायः कम आत्मसम्मान वाले लोग होते हैं, जो जोखिम लेने से घबराते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि नई चीज़ें सीखने के बाद उसे पूरी तरह समझने के लिए आपको गलतियां करने की ज़रूरत होती है। अगर आपने यह तक पढ़ लिया है तो यह बात तय है कि अहंकार आपकी समस्या नहीं है। अहंकार लोग शायद ही कभी विशेषज्ञों की बात सुनते या पढ़ते हैं। उन्हें इसकी ज़रूरत ही क्या है। वे सृष्टि के केंद्र हैं। बहुत सारे बुद्धिमान लोग हैं जो नया विचार सामने आने पर बहस करने या अपनी सुरक्षा करने में जुट जाते हैं, अगर वह नया विचार उनके सोचने के तरीके से अलग हो। इस मामले में उनकी तथाकथित बुद्धिमानी और उनका अहंकार मिल कर अज्ञान के बराबर होता है। हम सभी ऐसे लोगों को जानते हैं जो उच्च शिक्षित हैं या खुद को चतुर मानते हैं, लेकिन उनकी बैलेंस शीट एक अलग ही तस्वीर दिखाती है। सचमुच बुद्धिमान व्यक्ति नए विचारों का स्वागत करता है, लेकिन क्योंकि नया विचार पहले के विचारों के साथ मिलकर अद्भुत संयोग बना सकते हैं, सुनना बोलने से ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। अगर यह सच नहीं होता तो ईश्वर ने हमें 2 कान और सिर्फ एक मुंह नहीं दिया होता। बहुत सारे लोग नए विचारों और संभावनाओं को ग्रहण करने के लिए सुनते ही नहीं हैं। इसके बजाय वे अपने मुंह का इस्तेमाल करके सोचते हैं। वे सवाल पूछने के बजाय बहस करते हैं। मैं अपनी दौलत के बारे में दीर्घकालीन दृष्टिकोण रखता हूँ। मैं फटाफट अमीर बनो वाली मानसिकता का पक्षधर नहीं हूँ, जो प्रायः लॉटरी खेलने वालों या कैसीनो के जुआरियों की होती है। मैं शेयर खरीदता बेचता हूँ, लेकिन शिक्षा के मामले में मेरा दृष्टिकोण दूरगामी है। अगर आप कोई हवाई जहाज़ उड़ाना चाहते हैं तो मेरी सलाह है कि ऐसा करने से पहले उसे उड़ाने का प्रशिक्षण ले लें। मैं हमेशा उन लोगों को देखकर सदमे में आ जाता हूँ जो शेयर या रियल एस्टेट खरीदने लगते हैं, लेकिन अपनी सबसे बड़ी संपत्ति यानी अपने दिमाग में कभी निवेश ही नहीं करते हैं। याद रखें, सिर्फ 1-2 मकान खरीद लेने से आप रियल एस्टेट के विशेषज्ञ नहीं बन जाते हैं। पॉइंट नंबर 3, मित्र सावधानी से चुनें। मित्रता की शक्ति। सबसे पहले तो मैं बता देना चाहता हूँ कि मैं अपने मित्र उनकी दौलत के आधार पर नहीं चुनता हूँ। मेरे ऐसे भी दोस्त हैं जिन्होंने दरअसल गरीबी में जीने की कसम खा रखी है, और ऐसे दोस्त भी हैं जो हर साल लाखों करोड़ों कमाते हैं। मुद्दे की बात यह है कि मैं उन सभी से सीखता हूँ। देखिए, मैं मानता हूँ कि मैंने अमीर में लोगों को मित्र बनाने की कोशिश की है, लेकिन मैं उनके पैसे के पीछे नहीं था, बल्कि मैं उनके ज्ञान के पीछे था। कुछ मामलों में अमीर लोग मेरे अच्छे दोस्त बन गए। मैंने गौर किया है कि मेरे अमीर मित्र पैसों के बारे में बातचीत करते हैं। उनका उद्देश्य डींगे हाँकना नहीं होता, उनकी तो बस इस विषय में रुचि होती है। इस तरह मैं उनसे सीखता हूँ और वे मुझसे सीखते हैं। मेरे जो दोस्त गरीब के दलदल में फंसे हैं, वे पैसे, कारोबार या निवेश के बारे में बात करना पसंद नहीं करते। वे अक्सर इसे असभ्यता या मूर्खतापूर्ण मानते हैं। इसलिए मैं अपने गरीब या आर्थिक दृष्टि से परेशान दोस्तों से भी सीखता हूँ। मैं इन दोस्तों से यह सीखता हूँ मुझे क्या नहीं करना चाहिए। मेरे कई दोस्त हैं जिन्होंने बहुत कम समय में ही $1 अरब से ज़्यादा कमा लिए हैं। वे तीनों एक ही बात बताते हैं। उनके फक्कड़ दोस्त कभी उनसे यह पूछने नहीं आते कि उन्होंने यह काम कैसे किया, लेकिन वे 2 में से एक चीज़ या दोनों ही मांगते आते हैं, कर्ज या नौकरी। चेतावनी: गरीब या डरे हुए लोगों की ना सुने।
ऐसे कई लोग मेरे दोस्त हैं और मैं उनसे प्रेम भी करता हूं, लेकिन वे ज़िंदगी के डरे हुए मुर्गे हैं। उनके सामने जब पैसों के खास तौर पर निवेशों की बात आती है तो वे हमेशा एक ही बात कहते हैं, आसमान गिर रहा है, आसमान गिर रहा है। वे हमेशा आपको बता सकते हैं कि कोई चीज़ क्यों कामयाब नहीं होगी। समस्या यह है कि लोग उनकी बात सुनते हैं, और जो जो लोग निराशा और विनाश की जानकारी को आंख मूंद कर स्वीकार कर लेते हैं, वे भी छोटे मुर्गे हैं। जैसे कि पुरानी कहावत, एक जैसे पंख वाले पक्षी एक साथ रहते हैं। अगर आप टीवी पर बिजनेस चैनल देखते हैं तो वहां अक्सर तथाकथित विशेषज्ञों का एक समूह होता है। एक विशेषज्ञ कहेगा बाजार लुढ़कने वाला है और दूसरा कहेगा कि वह उछलने वाला है। अगर आप समझदार हैं तो आप दोनों की सुनते हैं। अपने दिमाग को खुला रखें, क्योंकि दोनों के अपने अपने वैध तर्क होते हैं। दुर्भाग्य से ज़्यादातर लोग गरीब छोटे मुर्गे की बात सुनते हैं। मेरे कई करीबी दोस्त हैं जो मुझे किसी सौदे या निवेश से रोकने के लिए तर्क देते हैं। कुछ समय पहले एक मित्र ने मुझे बताया कि वह 6% की एक एफडी मिलने पर रोमांचित था। मैंने उससे बताया कि मैं राज्य सरकार से 16% ब्याज कमा रहा हूं। अगले ही दिन उसने मुझे एक लेख भेजा जिसमें बताया गया था कि मेरे निवेश क्यों खतरनाक है। मैं बरसों से 16% कमा रहा हूं और उसे अब भी 6% की ब्याज मिलता है। मैं कहूँगा कि दौलत बनाने के बारे में सबसे कठिन बात अपने प्रति सच्चे रहना और भीड़ के साथ न चलने की इच्छा रखना है। ऐसा इसलिए क्योंकि बाजार में आमतौर पर भीड़ ही देर से आती है और उसी का गला कटता है। अगर किसी बेहतरीन निवेश अवसर की खबर अखबार के पहले पन्ने पर है तो अधिकतर मामलों में बहुत देर हो चुकी होती है। इसलिए नए निवेश अवसर की तलाश करें। जैसा सर्फिंग करते समय हम कहा करते थे, हमेशा एक और लहर आती है। जो लोग जल्दबाजी करते हैं और किसी लहर पर देर से पहुंचते हैं, आमतौर वे ही धराशायी होते हैं। चतुर निवेशक हड़बड़ी में बाजार में नहीं उतरते। अगर वे एक लहर चूक जाते हैं तो वे अगली लहर की तलाश करते हैं और खुद को सही स्थिति में ले आते हैं। ज़्यादातर निवेशकों को ऐसा करने में मुश्किल आती है क्योंकि अलोकप्रिय निवेश को खरीदने में बहुत डर लगता है। कायर निवेशक झुंड में चलने वाली भीड़ की तरह होते हैं, या उनका लालच उन्हें बाजार के अंदर तब लाता है जब समझदार निवेशक पहले ही अपना मुनाफा वसूल करके बाहर जा चुके होते हैं। समझदार निवेशक निवेश को उस वक्त खरीदते हैं जब वह लोकप्रिय नहीं होता। वे जानते हैं कि उन्हें मुनाफा बेचते समय नहीं बल्कि खरीदते समय होता है, इसलिए वे धैर्यपूर्वक इंतजार करते हैं। जैसा मैंने कहा था, वे बाजार में उतरते ही गड़बड़ी नहीं करते। सर्फिंग करने वाले की तरह ही वे अभी अगली बड़ी लहर के लिए सही स्थिति में आ जाते हैं। यह सब अंदरूनी या इनसाइडर ट्रेडिंग है। अंदरूनी ट्रेडिंग कई प्रकार की होती है, जिनमें से कुछ गैर कानूनी और कुछ कानूनी है, लेकिन किसी भी तरह देख लें यह अंदरूनी ट्रेडिंग है। एकमात्र फ़र्क यह होता है आप अंदर से कितने दूर हैं। आप अमीर मित्र बनना चाहते हैं। इसका कारण यह है कि पैसा वहीं बनाया जाता है, यह जानकारी के आधार पर बनाया जाता है। आप अगले उछाल के बारे में सुनना चाहते हैं, बाजार के अंदर जाना चाहते हैं और अगले गिराव से पहले बाजार से बाहर निकलना चाहते हैं। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि इसे गैर कानूनी ढंग से करें, लेकिन आपको जानकारी जितनी जल्दी मिलती है, बहुत कम जोखिम, उतना ही ज़्यादा मुनाफा कमाने की आपकी संभावनाएं बेहतर हो जाती हैं। मित्र इसलिए तो होते हैं और यह वित्तीय बुद्धि है। नंबर 4, किसी फार्मूले में महारत हासिल करें और फिर एक नया फार्मूला सीखें। जल्दी सीखने की शक्ति। डबल रोटी बनाने के लिए हर बेकर किसी रेसिपी या फार्मूले का अनुसरण करता है, भले ही यह उसके दिमाग में हो या पैसे बनाने के बारे में सच हो। हमें से ज़्यादातर ने यह कहावत सुनी है, आप वही हैं जो आप खाते हैं। मैं इसे एक अलग तरीके से कहता हूँ, मैं कहता हूँ आप वही बन जाते हैं जो आप पढ़ते हैं। दूसरे शब्दों में, इस बारे में सावधान रहें कि आप क्या सीख रहे हैं, क्योंकि आपका दिमाग इतना शक्तिशाली होता है कि आप अपने दिमाग में जो रखते हैं आप वही बन जाते हैं। मिसाल के तौर पर, अगर आप पाक कला का अध्ययन करते हैं तो आप में कुक बनने की प्रवृत्ति होती है। अगर आप कुक नहीं बनना चाहते तो आपको कोई दूसरी चीज़ पढ़ने की ज़रूरत है। पैसे के मामले में जनता के पास आमतौर पर एक बुनियादी फार्मूला होता है जिससे उन्होंने स्कूल में सीखा था, और वह यह है, पैसे के लिए काम करो। संसार में सबसे ज़्यादा लोकप्रिय फार्मूला यही है कि हर दिन लाखों करोड़ों लोग उठते हैं, नौकरी पर जाते हैं, पैसे कमाते हैं, बिल चुकाते हैं, चेकबुक बैलेंस करते हैं, थोड़े म्यूचुअल फंड खरीदते हैं और फिर दोबारा नौकरी करने चले जाते हैं। यही उनका बुनियादी फार्मूला या रेसिपी है। आप जो कर रहे हैं
आप जो कर रहे हैं अगर आप उससे थक चुके हैं या अगर आप पर्याप्त नहीं कमा रहे हैं तो आपको अपने पैसे कमाने के फार्मूले को बदल लेना चाहिए। बरसों पहले जब मैं 26 साल का था तो मैं एक वीकेंड क्लास में गया जिसका विषय था रियल एस्टेट फॉर क्लोजर्स कैसे खरीदें। वहाँ मैंने एक फार्मूला सीखा। अगला कदम था सीखे हुए सिद्धांत पर सचमुच अमल करने का अनुशासन रखना। यहीं पर ज़्यादातर लोग अटक जाते हैं। 3 साल तक जेरोक्स में काम करते वक्त मैं अपने खाली समय में फोरक्लोजर्स खरीदने की कला में पारंगत होने की कोशिश करता रहा। उस फार्मूले का इस्तेमाल करके मैंने आगे चलकर कई मिलियन डॉलर कमाए। एक बार जब मैं उस फार्मूले में माहिर बन गया तो इसके बाद मैं दूसरे फार्मूले की तलाश करने लगा। कई कक्षाओं में मुझे सीधे सीधे तो कोई नई जानकारी नहीं मिली, लेकिन मैं हमेशा कोई ना कोई नई चीज़ सीखी मैंने कोई ना कोई नई चीज़ सीखी। मैंने डेरिवेटिव ट्रेडर्स, कमोडिटी ऑप्शन ट्रेडर्स और कोला केओलॉजिस्टिक के लिए लॉजिस्टिक्स के लिए आयोजित परीक्षाओं में हिस्सा लिया। उन कक्षाओं में चिर परिचित क्षेत्र के बहुत बाहर मैं अपने चिर परिचित क्षेत्र के बहुत बाहर था। या तो ऐसे लोगों से भरे कमरे में रहने जैसा था जो न्यूक्लियर फिजिक्स और स्पेस साइंस में पीएचडी हों। फिर भी मैंने बहुत कुछ सीखा जिसने शेयर बाजार और रियल एस्टेट में मेरे निवेश को ज़्यादा सार्थक और लाभकारी बना दिया। ज़्यादातर जूनियर कॉलेजों और कम्युनिटी कॉलेजों में वित्तीय नियोजन और पारंपरिक निवेश खरीदने पर कक्षाएं आयोजित की जाती हैं। शुरुआत करने के लिए वे अच्छी निगाह जगह हैं, लेकिन मैं हमेशा ज़्यादा तेज फार्मूले की तलाश करता रहता हूं। इसलिए काफ़ी नियमित रूप से मैं एक दिन में जितना कमाता हूं उतना कमाने में कई लोगों को पूरी ज़िंदगी लग जाएगी। एक और बात, आज के तेज़ी से बदल रहे संसार में आपको पुराना ज्ञान अब उतना महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि प्रायः आपकी जानकारी बासी हो चुकी है। महत्वपूर्ण तो यह है कि आप कितनी तेज़ी से सीखते हैं। यह योग्यता अनमोल है। वह पैसे बनाने के ज़्यादा तेज़ फार्मूले खोजने में अनमोल है, या आप चाहें तो इसे रेसिपी कह सकते हैं। पैसे के लिए मेहनत करना एक पुराना फार्मूला है जो गुफा मानव के ज़माने में उत्पन्न हुआ था। पॉइंट नंबर 5, खुद को सबसे पहले पैसे दें। आत्म अनुशासन की शक्ति। यदि आप खुद पर काबू नहीं रख सकते तो अमीर बनने की कोशिश न करें। निवेश करने जैसे पैसे बनाने और उससे उड़ा उड़ा डालने में कोई तुक नहीं है। आत्म अनुशासन के अभाव की वजह से ही ज़्यादातर लॉटरी विजेता करोड़ों जीतने के बाद भी जल्द ही फक्कड़ हो जाते हैं। आत्म अनुशासन के अभाव की वजह से ही जिन लोगों को वेतन वृद्धि मिलती है वे तुरंत बाहर निकलकर एक नई कार खरीद लेते हैं या जहाज पर अन्य देशों की सैर करने निकल जाते हैं। यह कहना मुश्किल है कि मेरे 10 कदमों में कौन सा कदम सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, लेकिन यदि यह आप में पहले ही मौजूद न हो तो इस कदम में माहिर बनना शायद सबसे मुश्किल है। मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि अनुशासन की कमी ही वह सबसे बड़ा कारण है जो लोगों को अमीर, गरीबों और मध्यम वर्गीय लोगों में पृथक करता है। सरल भाषा में कहा जाए तो जिन लोगों का आत्मसम्मान कम होता है और जिनमें वित्तीय दबाव सहने की शक्ति कम होती है वे कभी अमीर नहीं बन सकते। जैसा मैं कह चुका हूँ, अपने अमीर डैडी से मैंने यह सबक सीखा था कि संसार आपको इधर उधर धक्के मारेगा। संसार लोगों को चारों तरफ धक्के मारता है, इसलिए नहीं क्योंकि दूसरे लोग दबंग हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि आप में आंतरिक नियंत्रण और अनुशासन का अभाव होता है। जिन लोगों में आंतरिक सहन शक्ति की कमी होती है वे अक्सर अनुशासन वाले लोगों के शिकार हो जाते हैं। मैं जिन उद्यमी कक्षाओं में सिखाता हूं उनमें मैं लोगों को ज़्यादातर याद दिलाता हूं कि वे अपने प्रोडक्ट, सेवा या सॉफ्टवेयर पर नहीं बल्कि प्रबंधन योग्यताएं बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करें। अपना खुद का कारोबार शुरू करने के लिए प्रबंधन की 3 सबसे महत्वपूर्ण योग्यताएं ये हैं कि कैश फ्लो का प्रबंधन, लोग का प्रबंधन और व्यक्तिगत समय का प्रबंधन। मैं कहूँगा कि इन तीनों का प्रबंधन करने की योग्यताएं सिर्फ उद्यमियों के लिए नहीं बल्कि एक व्यक्ति या परिवार, कारोबार, परोपकारी संगठन, शहर या देश के हिस्से के रूप में आप अपना जीवन किस तरह जीते हैं या ये तीनों उसमें भी मायने रखती हैं। ये सभी योग्यताएं आत्म अनुशासन में महारत हासिल करने से बढ़ती हैं। मैं खुद को सबसे पहले पैसे दें कथन को हल्के में नहीं लेता हूँ। खुद को सबसे पहले पैसे दें या कथन जॉर्ज क्लासन की पुस्तक द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन से लिया गया है। इस पुस्तक की लाखों प्रतियां बिक चुकी हैं। हालांकि लोग इस शक्तिशाली कथन को दोहराते हैं लेकिन बहुत कम इस सलाह पर चलते हैं। जैसा मैंने कहा था, वित्तीय साक्षरता इंसान को अंक पढ़ने की योग्यता प्रदान करती है और अंक पूरी कहानी बता देते हैं। किसी व्यक्ति के इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट को देखकर मैं तुरंत देख सकता हूँ कि जो लोग
खुद को सबसे पहले पैसे दे शब्द बोलते हैं, क्या वे सचमुच उस पर अमल करते हैं? एक तस्वीर हजार शब्दों जितनी मूल्यवान होती है। इसलिए आइए उन लोगों के फाइनेंशियल स्टेटमेंट की समीक्षा करते हैं जो खुद को सबसे पहले पैसे देते हैं, और उन लोगों की भी जो ऐसा नहीं करते। जो लोग खुद को सबसे पहले पैसा देते हैं, इनकम स्टेटमेंट, नौकरी, उससे मिली आय, आय के बाद वो संपत्तियों में जाते हैं, बचाव और निवेश करते हैं। उसके बाद वे में आते हैं, वे में टैक्स, किराया और किराना देते हैं, और वो दायित्व में कुछ भी, बैलेंस शीट में दायित्व में कुछ भी नहीं खरीदते और संपत्तियों में बचाव और निवेश करते हैं। रेखा चित्रों का अध्ययन करें और देखें कि क्या आप कोई फ़र्क देख सकते हैं। एक बार फिर इसके लिए कैश फ्लो को समझना होता है जो कहानी बताता है। अधिकतर लोग अंकों को देखते हैं और कहानी चूक जाते हैं। क्या आप इसे देख सकते हैं? रेखा चित्र उन लोगों के कार्य दर्शाते हैं जो खुद को सबसे पहले पैसे देने का विकल्प चुनते हैं। हर महीने अपने मासिक खर्च करने से पहले वे अपनी संपत्ति वाले कॉलम में पैसा डालते हैं। हालांकि लाखों लोग क्लासन की पुस्तक पढ़ चुके हैं और खुद को सबसे पहले पैसे दें कथन से परिचित हैं, लेकिन हकीकत में वो खुद को सबसे अंत में पैसे देते हैं। अब मैं आप में से उन लोगों की चीख पुकार सुन सकता हूं जो सचमुच अपने बिलों को सबसे पहले चुकाने में यकीन रखते हैं, और मैं आप सभी जिम्मेदार लोगों की आवाज़ें सुन सकता हूं जो अपने बिल समय पर चुकाते हैं। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि आप गैर जिम्मेदार बने और अपने बिलों का भुगतान न करें। मैं तो सिर्फ वही कह रहा हूं जो पुस्तक कहती है, यानी खुद को सबसे पहले पैसे दें। और एक पिछला रेखाचित्र उस कार्य की सही अकाउंटिंग तस्वीर था। जो लोग बाकी हर व्यक्ति को सबसे पहले पैसे देते हैं, उनका इनकम स्टेटमेंट क्या होता है? उनके पास नौकरी होती है, नौकरी से एक आय आती है जो उनका वेतन होता है, वेतन से वो सीधा व्यय में जाते हैं, व्यय में टैक्स चुकाते हैं, किराया चुकाते हैं, किराना मतलब जो भी होता है, किराना किराया सब कुछ चुकाते हैं। और बैलेंस शीट में इनकम स्टेटमेंट में आय होती है और सब कुछ वो व्यय कर देते हैं। बैलेंस शीट में ना वो संपत्तियाँ खरीद पाते हैं और ना ही दायित्व। बैलेंस शीट में उनके पास ना ही संपत्तियाँ होती हैं और ना ही दायित्व। यदि आप सचमुच कैश फ्लो की शक्ति को समझ लें तो आपको जल्द ही एहसास हो जाएगा कि पिछले रेखाचित्र के साथ क्या गलत था, या 90% लोग जिंदगी भर कड़ी मेहनत क्यों करते हैं और इसके बावजूद बुढ़ापे में उन्हें सामाजिक सुरक्षा जैसी सरकारी सहायता की आवश्यकता क्यों होती है। किम और मेरे पास कई बुक कीपर्स, अकाउंटेंट्स और बैंकर्स जिन्हें खुद को सबसे पहले पैसे दें दृष्टिकोण के साथ बहुत समस्या आती है। कारण यह है कि वे वित्तीय पेशेवर भी दरअसल वही करते हैं जो जनता करती है। वे खुद को सबसे अंत में पैसे देते हैं। मेरे जीवन में ऐसे समय रहे हैं जब किसी कारणवश कैश फ्लो मेरे बिलों से कहीं कम था, फिर भी मैंने खुद को सबसे पहले पैसे दिए। मेरे अकाउंटेंट और बुक कीपर दहशत में चीखने लगे, वे आपके पीछे पड़ जाएंगे, इनकम टैक्स विभाग आपको जेल भिजवा देगा, आप अपनी क्रेडिट रेटिंग बिगाड़ देंगे, वे बिजली काट देंगे। फिर भी मैंने खुद को सबसे पहले पैसे दिए। आप पूछते हैं क्यों? क्योंकि बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी नामक कहानी इसी बारे में है। में है आत्म अनुशासन की शक्ति और आंतरिक सहन शक्ति। मेरे अमीर डैडी ने मेरे काम करने के पहले ही माह में मुझे बताया था कि ज़्यादातर लोग संसार की ठोकरें सहन करते रहते हैं। एक बिल वसूलने वाला आकर हड़कता है और आप या तो पैसे देते हैं, वरना सेल्स क्लर्क कहता है, ओह इसे बस अपने चार्ज कार्ड में डाल दें। आपका रियल एस्टेट एजेंट आपसे कहता है मकान खरीद लें, सरकार मकान खरीदने पर टैक्स में छूट देती है। यह पुस्तक इसी बारे में है। आप में ज्वार के खिलाफ जाने और अमीर बनने का साहस होना चाहिए। हो सकता है कि आप कमज़ोर ना हो, लेकिन पैसे के मामले में बहुत से लोग डरपोक बन जाते हैं। मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि गैर जिम्मेदार बने। मेरे पास ऊंचे क्रेडिट कार्ड कर्ज और ऐसो आराम की चीज़ों के कर्ज नहीं है। इसका कारण यह है कि मैं खुद को सबसे पहले पैसे देता हूँ। मैं अपनी आमदनी न्यूनतम इसलिए रखता हूँ क्योंकि मैं इसे सरकार को नहीं देना चाहता। इसलिए मेरी आमदनी नेवाडा के एक कॉरपोरेशन के जरिए मेरे संपत्ति वाले कॉलम से प्राप्त होती है। यदि मैं पैसे के लिए काम करता तो सरकार इसे ले लेती। हालांकि मैं अपने बिलों का भुगतान सबसे अंत में करता हूं, लेकिन मैं वित्तीय दृष्टि से इतना चतुर हूं कि किसी मुश्किल में नहीं फंसता हूं। मैं उपभोक्ता ऋण को पसंद नहीं करता। मेरे दायित्व तो वास्तव में 99% लोगों से ज़्यादा हैं, लेकिन उनका भुगतान मैं नहीं करता। मेरे दायित्वों का भुगतान दूसरे लोग करते हैं, उन्हें किराएदार कहा जाता है। इसलिए खुद को सबसे पहले पैसे देने का पहला नियम यह है, कभी कर्ज में मत फंसो। हालांकि मैं अपने बिलों का भुगतान सबसे अंत में करता हूं, लेकिन यह उन छोटे महत्वहीन बिलों के मामले में ही होता है जो मुझे चुकाने होते हैं। कभी
कभार जब पैसों की तंगी रहती है तब भी मैं खुद को सबसे पहले पैसे देता हूँ। मैं कर्ज देने वालों और सरकार को चीखने चिल्लाने देता हूँ। उनका सख्त होना मुझे अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि लोग मुझ पर एक एहसान कर रहे हैं। वे मुझे बाहर निकल निकल कर ज़्यादा पैसे कमाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। इसलिए मैं खुद को सबसे पहले पैसे देता हूँ, उस पैसे का निवेश करता हूँ और कर्ज देने वालों को चीखने चिल्लाने देता हूँ। मैं आमतौर पर उन्हें सही समय पर पैसे दे देता हूँ। किम और मेरी क्रेडिट रेटिंग बेहतरीन है। हम बस दबाव के सामने नहीं झुकते और उपभोक्ता ऋण चुकाने के लिए अपनी बचत को खर्च नहीं करते या शेयरों को नहीं बेचते। इसमें बहुत ज़्यादा वित्तीय समझदारी नहीं है। खुद को सबसे पहले सफलतापूर्वक पैसे देने के लिए नीचे दी गई बातें याद रखें। कभी भी कर्ज में न फंसें जिससे आपको चुकाना हो। अपने खर्च कम रखें। अपनी संपत्तियों को सबसे पहले बनाएं, इसके बाद ही कोई बड़ा मकान या अच्छी कार खरीदें। चूहा दौड़ में फंसे रहने में कोई समझदारी नहीं है। जब आपके पास पैसे की तंगी हो तो दबाव बढ़ने दें। जब आपके पास पैसे की तंगी हो तो दबाव बढ़ने दें, लेकिन अपनी बचत या निवेशों में हाथ न डालें। दबाव का इस्तेमाल अपनी वित्तीय प्रतिभा को प्रेरित करने के लिए करें ताकि यह ज़्यादा पैसे कमाने और आपको बिलों का भुगतान करने के नए तरीके सोचें। इससे आपकी पैसे बनाने की योग्यता और वित्तीय बुद्धि दोनों ही बढ़ जाएंगी। मैं बहुत बार वित्तीय मुश्किलों में फंसा हूँ, लेकिन मैंने हमेशा ज़्यादा आमदनी कमाने के लिए अपने दिमाग का इस्तेमाल किया और अपने संपत्ति वाले कॉलम में मौजूद संपत्तियों की दृढ़ता से रक्षा की है। मेरे बुक कीपर चिल्लाता हुआ दौड़ लाकर छिप गया था, लेकिन मैं एक अच्छे सैनिक की तरह किले की रक्षा कर रहा था। संपत्ति का किला। गरीब लोगों में गरीब आदतें होती हैं। बचत में हाथ डालना एक आम बुरी आदत है। अमीर लोग जानते हैं कि बचत का इस्तेमाल बिल चुकाने के लिए नहीं बल्कि ज़्यादा पैसे कमाने के लिए किया जाता है। मैं जानता हूँ कि यह कठोर लगता है, लेकिन जैसा मैंने कहा था, अगर आप अंदर से कठोर नहीं है तो संसार आपको वैसे भी हमेशा इधर उधर धक्के मारेगा। यदि आपको वित्तीय दबाव पसंद नहीं है तो ऐसा फार्मूला खोजें जो आपके लिए कारगर हो। एक अच्छा फार्मूला है खर्च कम करना, अपना पैसा बैंक में रखना, इनकम टैक्स में अपने न्यायपूर्ण हिस्से से ज़्यादा भुगतान करना, सुरक्षित म्यूचुअल फंड्स खरीदना और औसत बने रहने की कसम खाना। लेकिन यह खुद को सबसे पहले पैसे दे नियम का उल्लंघन है। यह नियम आत्म त्याग या वित्तीय संयम को प्रोत्साहित नहीं करता है। इसका मतलब यह नहीं है कि आप खुद को सबसे पहले पैसे देने के बाद भूखे मर जाएं। जीवन आनंद के लिए मिला है। अगर आप अपनी वित्तीय प्रतिभा का आह्वान करते हैं तो आपको जीवन की सारी चीज़ें मिल सकती हैं। आप अमीर बन सकते हैं और बिल चुका सकते हैं, और इसी को वित्तीय बुद्धि कहते हैं। अपने ब्रोकर्स को अच्छे पैसे दें। अच्छी सलाह की सख्त। कई बार मैं देखता हूँ कि लोग अपने मकान के सामने एक तख्ती लगा देते हैं जिस पर लिखा होता है मालिक द्वारा बिका हुआ है। या मैं टीवी पर लोगों को देखता हूँ कि जो डिस्काउंट ब्रोकर्स होने का दावा करते हैं। मेरे अमीर डैडी ने मुझे इसकी विपरीत नीति पर चलना सिखाया था। वे पेशेवर को अच्छे पैसे देने में यकीन करते थे और मैं भी उन्हीं की नीति पर चलता हूँ। आज मेरे पास महंगे वकील, अकाउंटेंट, रियल एस्टेट ब्रोकर्स और शेयर दलाल हैं। क्यों? क्योंकि अगर ये लोग पेशेवर हैं तो उनकी सेवाओं से उनका मुनाफा बढ़ना चाहिए, और मुझे से जितना ज़्यादा पैसे कमाते हैं उनकी बदौलत मैं उससे बहुत ज़्यादा पैसे कमाता हूँ। हम सूचना युग में रहते हैं। सूचना बेशकीमती है। एक अच्छा ब्रोकर आपको जानकारी देगा, लेकिन साथ ही वह आपको शिक्षित करने के लिए समय भी देगा। मेरे कई ब्रोकर्स मेरे लिए करते हैं। कुछ ने मुझे तब सिखाया था जब मेरे पास बहुत कम पैसा था या बिल्कुल भी नहीं था। मैं आज भी उनके साथ हूँ। मैं किसी ब्रोकर को जितना पैसा देता हूँ उसकी जानकारी पर मैं उससे बहुत ज़्यादा पैसे कमा लेता हूँ। इसलिए मुझे यह बात अच्छी लगती है जब मेरा रियल एस्टेट ब्रोकर या स्टॉक ब्रोकर बहुत से पैसे कमाता है, क्योंकि आमतौर पर इसका मतलब यह होता है कि मैंने भी बहुत सारे पैसे कमाए हैं। एक अच्छा ब्रोकर मेरे लिए पैसे तो कमाता है, इसके अलावा वह मेरा समय भी बचाता है। जैसे तब जब मैंने वह खाली मकान $9,000 में खरीदी और उसे तुरंत $25,000 में बेच दिया ताकि मैं अपनी पार्स कार ज़्यादा जल्दी खरीद सकूं। ब्रोकर्स बाज़ार में मेरी आँख कान है। वे हर दिन मैदान में रहते हैं, इसलिए वहाँ मेरे रहने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसके बजाय मैं तो गोल्फ खेलना पसंद करूँगा। जो लोग अपना मकान खुद बेचते हैं शायद वे अपने समय को ज़्यादा कीमती नहीं मानते। मैं कुछ पैसे बचाने के चक्कर में अपना समय क्यों ख़राब करूँ, जबकि मैं उस समय का उपयोग पैसे बनाने या अपने प्रियजनों के साथ गुजारने में कर सकता हूँ। मुझे यह बहुत मज़ेदार लगता है कि कई गरीब और मध्यम वर्गीय लोग
रेस्टोरेंट में खराब सेवा के बावजूद वेटर को 50 से 20% टिप देते हैं, लेकिन ब्रोकर को 3 से 7% चुकाने में शिकायत करते हैं। वे बे वाले कॉलम में लोगों को टिप देकर खुश होते हैं और संपत्ति वाले कॉलम में लोगों को टिप देने से कतराते हैं। इसमें तो वित्तीय समझदारी नहीं है। याद रखें, सभी ब्रोकर एक जैसे नहीं होते। दुर्भाग्य से ज़्यादा ब्रोकर सिर्फ सेल्स पीपल होते हैं। वे रियल इस्टेट बेचते तो हैं, लेकिन उनके खुद के पास कोई रियल इस्टेट नहीं होती, या होती भी है तो बहुत थोड़ी। मकान बेचने वाले और निवेश बेचने वाले में बहुत बड़ा फ़र्क होता है। वही सही रियल बॉन्ड, म्यूचुअल फंड और बीमे के ब्रोकर्स के बारे में सच है, जो खुद को वित्तीय नियोजक कहते हैं। जब मैं इस तरह के किसी भुगतान पाने वाले पेशेवर व्यक्ति से बातचीत करता हूं, तो मैं पहले यह पता लगाता हूं कि उसके खुद के पास कितनी ज़्यादा शेयर है और वह कितने फीसदी टैक्स देता है। और यह मेरे टैक्स वकील अकाउंटेंट पर भी लागू होता है। मेरा एक अकाउंटेंट है जो अपने खुद के काम पर ध्यान केंद्रित करता है। उसका पेशा अकाउंटिंग का है, लेकिन उसका काम रियल इस्टेट है। इससे पहले मेरे पास एक अकाउंटेंट था जो एक छोटे कारोबार का अकाउंटेंट था, लेकिन उसके पास कोई रियल इस्टेट नहीं था। मैंने अकाउंटेंट बदल दिया क्योंकि हम एक ही कारोबार से प्रेम नहीं करते थे। ऐसा ब्रोकर खोजें जो आपके सर्वश्रेष्ठ हित में काम करे। कई ब्रोकर्स आपको शिक्षित करने में समय लगाएंगे और वे आपके लिए सबसे अच्छी संपत्ति साबित हो सकते हैं। बस उदार रहें और उनमें से ज़्यादातर आपके प्रति उदार रहेंगे। अगर आप उनके कमीशन में कटौती करने के बारे में सही सोचते रहेंगे, तो फिर वे आपकी ज़्यादा मदद क्यों करेंगे? यह सरल सा तर्क है। जैसा मैंने पहले कहा था, प्रबंधन की एक योग्यता लोगों का प्रबंधन करना है। कई लोग सिर्फ उन्हीं लोगों का प्रबंधन कर पाते हैं जो उनसे कम चतुर हों और जिन पर उनकी शक्ति हो। मध्यम श्रेणी के कई मैनेजर मध्यम श्रेणी में ही बने रहते हैं और उन्हें प्रमोशन नहीं दिया जाता क्योंकि वह सिर्फ अपने मातहतों के साथ ही काम करना जानते हैं, अपने ऊपर के लोगों के साथ काम करना नहीं जानते। वास्तविक योग्यता यह है कि किसी तकनीकी क्षेत्र में अपने से श्रेष्ठ और चतुर व्यक्तियों का प्रबंधन करना तथा उन्हें अच्छे पैसे देना। इसलिए कंपनी का एक संचालक मंडल होता है। आपका भी होना चाहिए। इसी में वित्तीय समझदारी है। पॉइंट नंबर 7, इंडियन गिवर बने, कुछ नहीं देकर कुछ पाने की शक्ति। जब पहले यूरोपीय निवासी अमेरिका में रहने गए तो वे अमेरिकी भारतीयों की एक सांस्कृतिक परंपरा देखकर दंग रह गए। मिसाल के तौर पर, अगर किसी गोरे आदमी को ठंड लगती थी तो अमेरिकी भारतीय उसे एक कंबल दे देते थे। श्वेत प्रवासी इसे उपहार मान लेता था और जब अमेरिकी भारतीय कंबल वापस मांगता था तो उसे अक्सर बुरा लग जाता था। अमेरिकी भारतीयों को भी बुरा लगता था जब उन्हें पता चलता था कि श्वेत प्रवासी कंबल वापस नहीं करना चाहते हैं। यही से इंडियन गिवर वाक्यांश पैदा हुआ। एक छोटी सी सांस्कृतिक गलतफहमी के कारण संपत्ति वाले कॉलम के संसार में इंडियन गिवर बनना दौलत के लिए बहुत ज़रूरी है। प्रबुद्ध निवेशक का पहला सवाल यह होता है कि मेरा पैसा मुझे कितनी जल्दी वापस मिल सकता है। वे यह जानना चाहते हैं कि उन्हें मुफ्त में क्या मिलेगा। इसलिए ROI यानी निवेश पर मुनाफा इतना महत्वपूर्ण है। मिसाल के तौर पर, मुझे फोरक्लोजर में एक छोटा कंडोमिनियम मिला। यह एक मेरे घर से कुछ ही ब्लॉक दूर था। बैंक वाले $60,000 चाहते थे और मैंने $50,000 की बोली का आवेदन दे दिया। उन्होंने इसे स्वीकार कर लिया क्योंकि मेरे आवेदन के साथ $50,000 का कैशियर चेक भी लगा हुआ था। उन्हें एहसास हो गया कि मैं गंभीर हूँ। ज़्यादातर निवेशक कहेंगे, क्या आप बहुत सारा पैसा फंसा नहीं रहे थे? क्यों इस पर लोन लेना ज़्यादा अच्छा तरीका नहीं था? जवाब, इस मामले में नहीं। मेरी निवेश कंपनी इस कंडोमिनियम का इस्तेमाल जाड़े के महीनों में वेकेशन रेंटल के रूप में करती है। जब स्नोवर्ड एरिज़ोना आते हैं, यह साल में 4 महीने $25 प्रति माह पर किराए में उठता है। बाकी के 8 महीने में इसका किराया सिर्फ $1,000 आता है। मेरा पैसा लगभग 3 साल में वसूल हो गया। अब मैं इस संपत्ति का मालिक हूँ जो हर महीने मुझे अतिरिक्त पैसे देती है। यही शेयरों के साथ किया जाता है। अक्सर मेरा ब्रोकर फ़ोन करके सलाह देता है कि मैं किसी कंपनी के शेयर में काफ़ी बड़ी राशि लगा दूं, क्योंकि उसे लगता है कि कोई ऐसी चीज़ होने वाली है जिससे उस शेयर का भाव बढ़ जाएगा। जैसे किसी नए
प्रोडक्ट की घोषणा। मैं एक सप्ताह से एक महीने तक की अवधि के लिए अपना पैसा लगा देता हूँ। शेयर का भाव बढ़ने पर मैं अपने शुरुआती पैसे को बाहर निकाल लेता हूँ, बचे हुए शेयर छोड़ देता हूँ और बाजार के उतार चढ़ाव की चिंता से मुक्त हो जाता हूँ, क्योंकि मेरा मूल रकम वापस आ चुकी है और किसी दूसरी संपत्ति पर काम करने को तैयार है। तो मेरा पैसा अंदर जाने के बाद बाहर निकल आता है, लेकिन इसकी वजह से मैं एक ऐसी संपत्ति का मालिक बन जाता हूं जो तकनीकी दृष्टि से मुफ्त होती है। यह सच है कि मैंने कई मौक़ों पर पैसे का नुकसान भी झेला है, लेकिन मैं उतने ही पैसे से खेलता हूं जिसके नुकसान को मैं झेल सकता हूं। मैं कहूँगा कि औसत 10 निवेशों में 2-3 पर छक्के मार लेता हूं, जबकि 5-6 में कुछ नहीं होता और 2-3 में घाटा हो जाता है। लेकिन मैं अपने नुकसान सिर्फ उसी पैसे तक सीमित कर लेता हूं जो उस वक्त लगे होते हैं। जो जोखिम से नफरत करते हैं वे अपना पैसा बैंक में रखते हैं। दीर्घकालीन दृष्टि से सुरक्षित बचत शून्य बचत से बेहतर होती है, लेकिन अपना मूल्य धन वापस निकालने में बहुत समय लगता है और ज़्यादातर मामलों में इस के साथ आपको मुफ्त में कुछ नहीं मिलता। मेरे प्रत्येक निवेश में मुझे कोई ना कोई चीज़ मुफ्त मिलनी चाहिए, जैसे कंडोमिनियम, मिनी स्टोरेज, मुफ्त प्लाट, मकान, शेयर या ऑफिस की इमारत। और जोखिम सीमित या कम होना चाहिए। कई पुस्तकें पूरी तरह से इस विषय पर समर्पित हैं, इसलिए मैं इस बारे में यहाँ बात नहीं करूँगा। मैकडॉनल्ड्स के मशहूर संस्थापक रे kroc हैमबर्गर फ्रेंचाइजी इसलिए नहीं बेचते थे क्योंकि उन्हें हैमबर्गर से प्यार था, बल्कि इसलिए बेचते थे क्योंकि उन्हें उस फ्रेंचाइजी के नीचे की रियल एस्टेट मुफ्त में मिलती थी। इसलिए समझदार निवेशकों को निवेश पर लाभ यानी ब्याज दर से आगे तक देखना चाहिए। उन्हें यह देखना चाहिए कि मूलधन वापस निकालने पर उन्हें कौन सी संपत्ति मुफ्त मिलती है। यही वित्तीय बुद्धि है। विलासिता खरीदने के लिए संपत्ति का इस्तेमाल करें। एकाग्रता की शक्ति। एक दोस्त का बेटा बहुत खर्चीला था और ऐसा लगता था जैसे पॉइंट नंबर 8 है, विलासिता खरीदने के लिए संपत्तियों का इस्तेमाल करें। एकाग्रता की शक्ति। एक दोस्त का बेटा बहुत खर्चीला था और ऐसा लगता था जैसे वह अपने जेब में छेद कर रहा हो। 16 साल की उम्र में ही वह अपनी खुद की कार चलाता था। बहाना। सभी मित्रों के माता पिता ने अपने बच्चे को कार खरीद कर दे दी है। लड़का अपनी बचत में से पैसे निकाल कर कार का डाउन पेमेंट देना चाहता था। उसके पिता ने मुझे फ़ोन किया और फिर सलाह लेने के लिए मुझसे मिलने आए। क्या आप सोचते हैं कि मुझे ऐसा करने देना चाहिए या मैं भी दूसरे पिताओं की तरह उसे कार खरीद कर दे दूं? मैंने जवाब दिया, इससे कुछ समय के लिए तो दबाव कम हो जाएगा, लेकिन भविष्य के लिए वह कौन सा सबक सीखेगा? क्या आप कार का मालिक बनने की उसकी इस इच्छा का इस्तेमाल करके उसे कुछ सीखने के लिए प्रेरित कर सकते हैं? अचानक उसके दिमाग में बत्ती जल गई और वह तेजी से घर चला गया। 2 महीने बाद मैं अपने मित्र से दोबारा मिला। मैंने पूछा, क्या आपके बेटे को नई कार मिल गई? नहीं, उसे नहीं मिली, लेकिन मैंने उसे कार के लिए $3,000 दे दिए और मैंने उससे कहा कि वह अपने कॉलेज मनी के बजाय मेरे पैसों का इस्तेमाल करे। वाह, यह तो आपकी उदारता है। मैंने कहा, दरअसल ऐसा कुछ नहीं है, मेरे पैसे के साथ एक शर्त जुड़ी है। शर्त क्या है? मैंने पूछा। देखिए, सबसे पहले तो हमने आपको कैश फ्लो गेम खेला, फिर हमने पैसे के समझदारीपूर्ण उपयोग के बारे में लंबी बातचीत की। उसके बाद मैंने उसे द वॉल स्ट्रीट जर्नल की सदस्यता दिला दी और शेयर बाजार पर कुछ पुस्तकें भी दिला दी। फिर हुआ क्या? मैंने पूछा। शर्त क्या थी? मैंने उससे कहा कि वह $3,000 उसके थे, लेकिन वह उस पैसे से सीधे कार नहीं खरीद सकता। वह इसका इस्तेमाल किसी शेयर ब्रोकर को खोजने और शेयर खरीदने बेचने में कर सकता था। एक बार जब वह उस $3,000 को 6,000 कर लेगा तो फिर वह उसमें से कार खरीद सकता है और बाकी का $3,000 उसके कॉलेज फंड में चला जाएगा। और परिणाम क्या हुआ? मैंने पूछा। देखिए, अपने शेयर में व्यापार में वह शुरुआत में खुशकिस्मत रहा, लेकिन कुछ दिनों बाद काफ़ी रकम गंवा दी। फिर उसकी सच्ची रुचि जागी। आज मैं कहूँगा कि उसके $2,000 कम हो चुके हैं, लेकिन उसकी दिलचस्पी आसमान छू रही है। उसने मेरी खरीद कर दी हुई सारी पुस्तकें पढ़ ली और वह अधिक पुस्तकें लाने के लिए लाइब्रेरी जाता है। वह उत्साह से द वॉल स्ट्रीट जर्नल पढ़ता है और उस सूचकों पर नज़र रखता है। उसके पास सिर्फ $1,000 बचे हैं, लेकिन उसकी दिलचस्पी और ज्ञान आसमान छू रहे हैं। वह जानता है कि अगर वे बेचे हुए पैसे चले गए तो उसे 2 साल तक पैदल चलना होगा, लेकिन उसे अब उसकी कोई परवाह नहीं है। वह तो कार लेने में रुचि भी नहीं दिखता, क्योंकि उसे एक ज़्यादा मज़ेदार खेल मिल गया है। मैंने पूछा, अगर वह सारा पैसा गंवा दे तो क्या होगा? तब
की तब देखी जाएगी। मैं तो यही चाहूँगा कि वह हर चीज़ अभी गंवा दे, बजाय इसके कि वह हमारी उम्र में आकर हर चीज़ गंवाने का जोखिम ले। और इसके अलावा मेरी समझ से मैंने उसकी शिक्षा पर अब तक जितने पैसे खर्च किए हैं उनमें यही $3000 सबसे सार्थक रहे हैं। वह तो सीख रहा है, वह जीवन भर उसके काम आएगा, और ऐसा लगता है कि अब वह पैसे की शक्ति का सम्मान करने करने लगा है। जैसा मैंने पहले कहा था, अगर कोई व्यक्ति आत्म अनुशासन की शक्ति में माहिर नहीं बन सकता तो अमीर बनने की कोशिश नहीं करना ही सबसे अच्छा सबक है। मैं ऐसा इसलिए कहता हूं क्योंकि हालांकि संपत्ति वाले कॉलम से कैश फ्लो विकसित करने की प्रक्रिया सिद्धांततः आसान है, लेकिन पैसे को सही इस्तेमाल की दिशा दिखाने का मानसिक संयम मुश्किल साबित होता है। मुश्किल साबित होता है मुश्किल साबित होता है। बाहरी प्रलोभनों के कारण आज के उपभोक्ता जगत में यह ज़्यादा आसान होता है कि पैसे को खर्च वाले कॉलम में उड़ा दिया जाए। कमज़ोर मानसिक संयम की वजह से धन न्यूनतम प्रतिरोध के रास्तों पर बह जाता है। यही गरीबी और वित्तीय संघर्ष का कारण है। नीचे का उदाहरण दर्शाता है कि अधिक धन बनाने की खातिर धन को दिशा देने के लिए वित्तीय बुद्धि की ज़रूरत होती है। यदि हम 100 लोगों को साल की शुरुआत में $10,000 दें तो मेरे हिसाब से साल के अंत में यह होगा 80 के पास कुछ भी नहीं बचेगा। दरअसल कई तो बस उस पैसे से नई कार, फ्रिज, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण या वैकेशन का डाउन पेमेंट देकर ज़्यादा कर्ज में डूब जाएंगे, और 16 उस $10,000 को 5 से 10% बढ़ा लेंगे, और 4 इसे बढ़ाकर 20,000 या $1,000,000 कर लेंगे। हम कोई पैसा सीखने के लिए स्कूल इसलिए जाते हैं ताकि हम पैसे के लिए काम कर सकें। मेरे विचार से पैसे से अपने लिए काम कराना सीखना भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है। हर आदमी की तरह मैं भी विलासिता की चीज़ों को पसंद करता हूँ। फ़र्क यह है कि मैं उन्हें कर्ज लेकर नहीं खरीदता, या तो आस पड़ोसियों की बराबरी करने का जाल है। जब मैं पार्स खरीदना चाहता था तो आसान राह यह होती थी कि मैं अपने बैंकर को फ़ोन करके कर्ज ले लेता। दायित्व वाले कॉलम में ध्यान केंद्रित करने का विकल्प चुनने के बजाय मैंने संपत्ति वाले कॉलम में ध्यान केंद्रित करने का विकल्प चुना। अब तो मुझे आदत पड़ चुकी है कि मैं उपभोग की इच्छा का इस्तेमाल इस तरह करता हूँ ताकि यह निवेश करने की मेरी वित्तीय प्रतिभा को प्रेरित और प्रोत्साहित करे। आजकल अपनी मनचाही चीज़ें पाने के लिए लोग पैसे कमाने के बजाय पैसे उधार लेने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। यह रास्ता अल्पकाल में तो आसान होता है, लेकिन दीर्घकाल में ज़्यादा मुश्किल साबित होता है। यह एक ऐसी बुरी आदत है जिसमें हम फंस चुके हैं, व्यक्तिगत तौर पर भी और देश के रूप में भी। याद रखें, आसान राह अक्सर मुश्किल बन जाती है और मुश्किल राह अक्सर आसान बन जाती है। आप खुद को और अपने प्रियजनों को जितनी जल्दी धन का मालिक बनने के लिए प्रशिक्षित कर सकते हैं उतना ही बेहतर है। धन बहुत बड़ी ताकत है। दुर्भाग्य से लोग धन की शक्ति का इस्तेमाल अपने खिलाफ करते हैं। यदि आपकी वित्तीय बुद्धि कम है तो पैसा आपको ज़मीन पर पटक देगा। वह आपसे ज़्यादा चतुर होगा। अगर पैसा आपसे ज़्यादा चतुर है तो आप जीवन भर इसके लिए काम करेंगे। धन का मालिक बनने के लिए आपको इससे ज़्यादा चतुर होने की ज़रूरत है। फिर पैसा वही करेगा जैसा आप उससे करने को कहेंगे। यह आपकी आज्ञा का पालन करेगा। इसका गुलाम बनने के बजाय आप इसके मालिक होंगे। इसी में वित्तीय समझदारी है। नायक चुने मिथक की शक्ति। पॉइंट नंबर 9, नायक चुने मिथक की शक्ति। बचपन में मैं विली मेज, हैंक एरन और योगी बैरा का दीवाना था। वे मेरे नायक थे और मैं उन्हीं जैसा बनना चाहता था। मैं उनके बेसबॉल कार्ड्स संजो कर रखता था। मैं उनके आंकड़े मुँह ज़बानी जानता था। आरबीआई, ईआरआई, उनके बैटिंग औसत, वे कितना कमाते थे और माइनर लीग से ऊपर कैसे आए। 9-10 साल की उम्र में जब मैं बेसबॉल खेलने के लिए मैदान में उतरता था या फर्स्ट बेस या कैचर खेलता था तो यह मैं नहीं होता था। मैं तो मशहूर बेसबॉल खिलाड़ी होने का नाटक करता था। यह वह बहुत शक्तिशाली तरीका है जिससे हम सीखते हैं, लेकिन प्रायः वयस्क बनने के बाद हम इसे खो देते हैं। हम अपने नायकों को खो देते हैं। आज मैं अपने घर के पास छोटे बच्चों को बास्केटबॉल खेलते देखता हूँ। मैदान में वे छोटे जानी नहीं होते, वे तो अपना प्रिय बास्केटबॉल नायक होने का नाटक कर रहे होते हैं। नायक की नकल या अनुकरण करना सीखने का सचमुच शक्तिशाली तरीका है। बड़े होने के बाद आज मेरे नए नायक हैं, मेरे गोल्फ नायक हैं, और मैं उनके शॉट की नकल करता हूँ तथा उनके बारे में हर चीज़ पढ़ने की पूरी कोशिश करता हूँ। मेरे डोनाल्ड ट्रंप
वॉरेन बफे, पीटर लिंच, जॉर्ज सोरोस और जिम रॉजर्स जैसे नायक भी हैं। मैं उनके आंकड़े उसी तरह जानता हूँ जिस तरह कि बचपन में मैं अपने बेसबॉल नायकों के ईआरआई, अर्नड रन एवरेज और आरबीआई रन्स बैटेड इन जानता था। वॉरेन बफे इस जिसमें निवेश करते हैं, मैं उसकी निगरानी करता हूं और मैं बाजार संबंधी उनके दृष्टिकोण के बारे में सब कुछ पढ़ने की कोशिश करता हूं तथा इस बारे में भी जानना चाहता हूं कि वे शेयर कैसे चुनते हैं। इसके अलावा मैं डोनाल्ड ट्रंप के बारे में पढ़ता हूं और यह पता लगाने की कोशिश करता हूं कि वे कैसे सौदेबाजी करते हैं तथा सौदों को अंजाम देते हैं। जिस तरह मैदान में बेसबॉल में बैटिंग करने जाते समय मैं दरअसल अपनी भूमिका में नहीं होता था, उसी तरह जब मैं बाजार में होता हूं या सौदेबाजी कर रहा होता हूं तो मैं अवचेतन रूप से ट्रंप के साहस की नकल कर रहा होता हूं या किसी प्रवृत्ति का विश्लेषण करते समय मैं उसे वॉरेन बफे की नज़रों से देखता हूं। नायक होने से हम अपनी छिपी हुई प्रतिभा के एक जबरदस्त स्रोत का दोहन करते हैं, लेकिन नायक हमें प्रेरित करने से भी ज़्यादा काम करता है। नायक चीज़ों को आसान दिखाते हैं, चीज़ें आसान दिखने के कारण हम भी उन्हीं जैसा बनना चाहते हैं। अगर वे यह कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूं। जब निवेश की बात आती है तो बहुत सारे लोग इसे मुश्किल बनाकर पेश करते हैं, इसके बजाय ऐसे नायक खोजिए जो इसे आसान बनाते हो। पॉइंट नंबर 10वां, सिखाओ और आपको मिलेगा देने की शक्ति। मेरे दोनों शिक्षक डैडी, मेरे अमीर डैडी ने मुझे एक सबक सिखाया जो जीवन भर मेरे साथ रहा, परोपकारी बनो या देने की आवश्यकता। मेरे शिक्षित डैडी ने अपना बहुत सा समय और ज्ञान तो दिया, लेकिन पैसा कभी दान में नहीं दिया। वे आमतौर पर कहते थे कि जब उनके पास थोड़ा अतिरिक्त पैसा आ जाएगा तब वे दान देंगे, लेकिन जाहिर है उनके पास शायद ही कभी अतिरिक्त पैसा आया। मेरे अमीर डैडी शिक्षा के साथ साथ पैसे भी दान देते थे। वे टाइदिंग या दशमांश दान में दृढ़ता से यकीन करते थे। वे हमेशा कहते थे कि अगर आपको कुछ चाहिए तो आपको इसे पहले देने की ज़रूरत है। जब उनके पास पैसे की कमी रहती थी तब भी वे अपने चर्च या अपनी पसंदीदा परोपकारी संस्था को पैसे दान में देते थे। अगर मैं आपके साथ केवल एक ही विचार छोड़ सकूं तो यह विचार यही होगा, जब भी आप किसी चीज़ की कमी या ज़रूरत महसूस करें तो आप अपनी मनचाही चीज़ पहले दे दें और इसके बाद यह ढेर सारी होकर आपके पास लौटेंगी। यह पैसे, मुस्कान, प्रेम या मित्रता किसी भी चीज़ के बारे में सच है। मैं जानता हूं कि अक्सर इंसान इस काम को सबसे अंत में ही करना चाहेगा, लेकिन मैं यह बताना चाहूँगा कि इससे मुझे हमेशा फ़ायदा हुआ है। मेरा विश्वास है कि आदान प्रदान का सिद्धांत सच है, इसलिए मैं वही चीज़ देता हूँ जो मैं पाना चाहता हूँ। मैं पैसे चाहता हूँ इसलिए मैं पैसे देता हूँ और यह कई गुना होकर लौटता है। मैं बिक्री चाहता हूँ इसलिए मैं कोई चीज़ें बेचने में किसी दूसरे की मदद करता हूँ और मेरी भी बिक्री बढ़ जाती है। मैं संपर्क बनाना चाहता हूँ इसलिए मैं संपर्क बनाने में किसी दूसरे की मदद करता हूँ। जादू की तरह मेरे संपर्क भी बढ़ जाते हैं। मैं बरसों पहले यह कहावत सुनी थी कि ईश्वर को पाने की ज़रूरत नहीं, लेकिन इंसान को देने की ज़रूरत है। मेरे अमीर डैडी अक्सर कहते थे, गरीब लोग अमीरों से ज़्यादा लालची होते हैं। वे स्पष्ट करते थे कि अगर कोई आदमी अमीर है तो इसका मतलब है कि वह दूसरों को कोई मनचाही चीज़ प्रदान कर रहा था। मेरे जीवन में जब भी मैंने खुद को ज़रूरतमंद या पैसे की कमी या मदद की कमी महसूस करते पाया तो मैंने अपने दिल को टटोला कि मैं क्या चाहता हूँ और फिर मैंने उसे पहले देने का फैसला किया और जब मैंने दिया यह हमेशा मेरे पास लौट कर आया। इससे मुझे एक कहानी याद आती है। एक आदमी जाड़े की ठंड रात में जलाऊ लकड़ी में हाथ लेकर बैठा था। वह अंगीठी से चिल्लाकर कह रहा था, जब तुम मुझे थोड़ा गर्मी दोगी तब मैं तुम में लकड़ी डालूंगा, चाहे बात पैसे, प्रेम, खुशी, बिक्री या संपर्क की हो। इंसान को बस यही याद रखने की ज़रूरत है कि अपनी मनचाही चीज़ पाने के लिए उसे पहले देना होगा। क्या चाहता हूँ और मैं इसे किसी दूसरे को कैसे दे सकता हूँ। अक्सर यह सोचने भर से ही वरदानों की बौछार शुरू हो जाती है। जब भी मैं महसूस करता हूँ कि लोग मेरी तरफ देखकर नहीं मुस्कुरा रहे तो मैं मुस्कुराने लगता हूँ और
हेलो कहने लगता हूँ। जादू की तरह मेरे आसपास अचानक बहुत से मुस्कुराने वाले लोग जमा हो जाते हैं। यह सच है कि आपका संसार आपका ही आईना होता है, इसलिए मैं कहता हूँ सिखाओ और आपको मिलेगा। मैंने पाया है कि सीखने की इच्छा रखने वाले लोगों को मैं जितना ज़्यादा सिखाता हूँ, मैं उतना ही ज़्यादा सीखता हूँ। अगर आप धन के बारे में सीखना चाहते हैं तो इसे किसी दूसरे को सिखाएं। ऐसा करने पर आपके दिमाग में नए विचारों और फार्मूलों का सैलाब आ जाएगा। ऐसा ऐसे समय ऐसे समय रहे हैं जब मैंने दिया तो था, लेकिन कुछ वापस नहीं लौटा था। जो मुझे मिला वह तो नहीं था जो मैं चाहता था। ऐसे मौक़ों पर गहरे निरीक्षण और आत्मावलोकन के बाद मैंने पाया कि मैं इन प्रकरणों में देने के लिए नहीं बल्कि पाने के लिए दे रहा था। मेरे डैडी ने शिक्षकों को सिखाया, इसलिए वे बेहतरीन शिक्षक बन गए। मेरे अमीर डैडी ने हमेशा युवाओं को कारोबार करने का तरीका सिखाते थे। पीछे पलट कर देखने पर मैं पाता हूँ कि अपने ज्ञान को उदारता से बांटने की वजह से ही ज़्यादा चतुर बने। इस संसार में ऐसी शक्तियाँ हैं जो हमसे बहुत ज़्यादा चतुर हैं। आप वहाँ अपने दम पर पहुँच सकते हैं, लेकिन उन शक्तियों की मदद से यह काम कहीं अधिक आसान हो जाता है। इसके लिए आपको तो बस इतना ही करना है कि आप उदार रहें और वह शक्तियाँ भी आपके प्रति उदार रहेंगी। वो शक्तियाँ भी आपके प्रति उदार रहेंगी। अध्याय 9 और ज़्यादा चाहिए तो क्या करें? और ज़्यादा चाहिए तो क्या करें? कई लोग मेरे 10 कदमों से ही संतुष्ट नहीं होते। उनकी नज़रों में उनके दर्शन अधिक हैं, काम की बातें कम हैं। तो मैं सोचता हूँ कि दर्शन को समझना भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि कार्य करना। बहरहाल, कई लोग होते हैं जो सोचने के बजाय करना चाहते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो सोचते तो हैं लेकिन कुछ करते नहीं हैं। मैं कहूँगा कि मैं दोनों ही प्रकार के लोगों का संयोग हूँ। मैं नए विचारों से प्रेम करता हूँ और मैं कार्य करने से भी प्रेम करता हूँ। हो तो जो लोग इस तरह की कार्य सूची जानना चाहते हैं कि शुरू कैसे किया जाए, तो उनके लिए मैं संक्षेप में कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो मैं करता हूं। आप जो कर रहे हैं उसे करना बंद कर दें। दूसरे शब्दों में, अवकाश लें और आकलन करें कि क्या कारगर है और क्या कारगर नहीं है। पागलपन की परिभाषा यही है कि आप वही चीज़ बार बार करते चले जाएं और अलग परिणाम की अपेक्षा करें। तो कारगर या सफल नहीं हो रहा है, उसे करना छोड़ दें और किसी नई चीज़ की तलाश करें। नए विचार की तलाश करें। निवेश संबंधी नए विचारों के लिए मैं बुक स्टोर्स में जाकर अलग अलग तथा अनूठे नियमों पर पुस्तकें खोजता हूँ। नए विचारों की तलाश करें। निवेश संबंधी नए विचारों के लिए मैं बुक स्टोर में जाकर अलग अलग अनूठे विषयों पर पुस्तक खोजता हूँ। मैं उन्हें फार्मूले कहता हूँ। मैं जिन फार्मूले के बारे में कुछ नहीं जानता उन पर कैसे करें पुस्तकें खरीदता हूँ। मिसाल के तौर पर एक बुक स्टोर में मुझे जोएल मास्कोविट्ज की पुस्तक द 16% सॉल्यूशन मिली। मैंने पुस्तक खरीदकर पढ़ी और अगले गुरुवार को मैंने ठीक वैसा ही किया जैसा पुस्तक में बताया गया था। ज़्यादातर लोग कदम नहीं उठाते या फिर वे किसी दूसरे की बात सुनकर उस नए फार्मूले पर अमल नहीं करते जिसका उन्होंने अध्ययन किया था। मेरे पड़ोसी ने मुझे बताया कि 16% का फार्मूला क्यों कारगर नहीं होगा। मैंने उसकी बात इसलिए नहीं सुनी क्योंकि उसने कभी यह काम नहीं किया था। किसी ऐसे व्यक्ति को खोजें जो वह काम कर चुका हो जिसे आप करना चाहते हैं। उसे लंच पर ले जाएं और उनसे सलाह मांगें। कारोबार के गुर पूछें। 16% टैक्स एलियन सर्टिफिकेट्स के लिए मैं काउंटी के टैक्स ऑफिस गया। वहाँ मुझे एक सरकारी कर्मचारी मिला जो वहाँ काम करती थी। मुझे पता चल गया कि वह भी टैक्स एलियंस में निवेश करती थी। तुरंत मैंने उसे लंच पर आमंत्रित कर लिया। उसे रोमांचित होकर मुझे अपना सारा ज्ञान और पूरा प्रक्रिया बता दी। लंच के बाद उसने शाम तक मुझे वही जगह दिखाई जहाँ मैं इस तरह का सौदा कर सकता था। उसकी मदद से अगले दिन तक मैंने 2 बेहतरीन जायदाद खोज ली जो तब से 16% ब्याज दे रही है। पुस्तक पढ़ने में 1 दिन लगा, कार्य करने में 1 दिन, लंच में 1 आधा घंटा और 2 बेहतरीन सौदे हासिल करने में 1 दिन लगा। कक्षाओं में जाएं, पढ़ें और सेमिनार में शिरकत करें। मैं अखबार और इंटरनेट पर नई तथा रोचक कक्षाओं की खोज करता हूँ जिनमें से कई मुफ्त तथा सस्ती होती हैं। मैं जो सीखना चाहता हूँ उस विषय पर आयोजित होने वाले महंगे सेमिनार में भी जाता हूँ और उनकी फीस चुकाता हूँ। मैंने जो कोर्स किए हैं उन्हीं की बदौलत मैं दौलतमंद बना हूँ और नौकरी की ज़रूरत से आज़ाद हूँ। मेरे कुछ दोस्त ऐसी कक्षाओं में कभी नहीं गए बल्कि मुझे हतोत्साहित करते हुए बोले कि मैं अपने पैसे बर्बाद कर रहा हूँ। वे आज भी वही पुरानी नौकरी कर रहे हैं। बहुत सारे प्रस्ताव दे। जब मैं रियल इस्टेट खरीदना चाहता हूँ तो मैं कई जायदादें देखता हूँ और सामान्यतः एक प्रस्ताव तथा पेशकश लिख देता हूँ। अगर आप नहीं जानते कि सही प्रस्ताव क्या होना चाहिए तो मैं
तो मैं भी कहाँ जानता हूँ, यह तो रियल एस्टेट एजेंट का काम है। वे प्रस्ताव देते हैं, मैं तो यथासंभव न्यूनतम काम करता हूँ। मेरी एक मित्र चाहती थी कि मैं उसे अपार्टमेंट हाउसेस खरीदना सिखाऊं। एक शनिवार को वह अपने एजेंट और मेरे साथ 6 अपार्टमेंट हाउसेस देखने गई। 4 बेकार थे लेकिन 2 अच्छे थे। मैंने सभी 6 पर प्रस्ताव लिख दिए जिनमें मालिकों की मांगी कीमत से आधी की पेशकश की गई थी। मेरे मित्र और उसके एजेंट को दिल का दौरा पड़ते पड़ते बचा। उन्हें लगा कि वह यह अपमानजनक है और इससे बेचने वालों को बुरा लगेगा, लेकिन मैं सोचता हूँ कि दरअसल एजेंट उतनी कड़ी मेहनत नहीं करना चाहता था, इसलिए उन्होंने कुछ नहीं किया और वे किसी ज़्यादा अच्छे सौदे की तलाश में चले गए। उन्होंने आज तक मकान मालिक के सामने एक भी पेशकश नहीं की, एक भी प्रस्ताव नहीं भेजा। यह महिला अब भी यही सही कीमत पर सही जायदाद की तलाश कर रही है। देखिए, जब तक सौदा करने के लिए आपके सामने दूसरा पक्ष न हो तब तक आप यह नहीं जान सकते कि सही कीमत क्या है। ज़्यादातर विक्रेता बहुत ज़्यादा भाव मांगते हैं, या दुर्लभ है कि कोई विक्रेता वास्तविक मूल्य से कम भाव मांगे। कहानी का सबक प्रस्ताव दें, पेश करें। जो लोग निवेशक नहीं है वे जानते ही नहीं कि किसी चीज़ को बेचना कितना कठिन है। तो मेरे पास रियल एस्टेट का एक प्लाट था जिसे मैं महीनों से बेचना चाहता था। मैं किसी भी तरह के प्रस्ताव का स्वागत करता। अगर कोई मेरे सामने 2 सुअर देने का प्रस्ताव भी रखता तो भी मैं खुश हो जाता। प्रस्ताव पर नहीं बल्कि इस बात से किसी ने तो रुचि दिखाई, मैं शायद दाम बढ़ाता, शायद सुअरों का पूरा बड़ा मांग लेता। तो यह खेल इस तरह से खेला जाता है। खरीदने और बेचने का खेल मज़ेदार होता है, इस बात का हमेशा ध्यान रखें। यह मज़ेदार और यह सिर्फ एक खेल है। प्रस्ताव दें, कोई ना कोई तो यहाँ कहेगा। प्रस्ताव देते समय मैं हमेशा बचाव की शर्त डाल देता हूँ। रियल एस्टेट में मैं ऐसी भाषा में प्रस्ताव देता हूँ जिसमें शर्त वाला प्रावधान होता है, जिससे किसी कारोबारी साझेदारी का अनुमोदन कभी भी न बताए कि आपका कारोबारी साझेदार कौन है। ज़्यादातर लोग यह बात नहीं जानते कि मेरी साझेदार मेरी बिल्ली है। अगर वे प्रस्ताव स्वीकार कर लेते हैं तो मैं सौदा नहीं करना चाहता, तो मैं घर पर फ़ोन करके अपनी बिल्ली से बात कर लेता हूँ और मैं इस मूर्खतापूर्ण कथन के जरिए बताना चाहता हूँ कि यह खेल कितना आसान और सरल है। ज़्यादातर लोग चीज़ों को बहुत ज़्यादा मुश्किल बना देते हैं और इसे ज़रूरत से ज़्यादा गंभीरता से लेते हैं। सही सौदा, सही कारोबार, सही लोग, सही निवेशक या चाहे जो भी हो, उसे खोजना डेंटिंग जैसा होता है। आप बाज़ार में जाकर बहुत से लोगों से बातचीत कर सकते हैं, बहुत से प्रस्ताव देख सकते हैं, प्रस्ताव का उत्तर दे सकते हैं, मोल भाव कर सकते हैं, अस्वीकार कर सकते हैं या स्वीकार कर सकते हैं। मैं बहुत से कुंवारे लोगों को जानता हूँ जो घर पर बैठे रहते हैं और फ़ोन की घंटी के बजने का इंतजार करते हैं, लेकिन इससे बेहतर तो यह है कि वे बाज़ार में जाएँ, भले ही यह सुपर बाज़ार ही क्यों ना हो। खोजना, प्रस्ताव रखना, अस्वीकार करना, सौदेबाजी करना और स्वीकार करना जीवन में लगभग हर चीज़ की प्रक्रिया के हिस्से हैं। महीने में एक बार किसी खास क्षेत्र में 10 मिनट तक जॉगिंग करें, पैदल घूमें या कार यात्रा करें। मैंने अपने कुछ समय सबसे अच्छे रियल एस्टेट निवेश इसी तरह खोजे हैं। मैं 1 साल तक किसी खास इलाके में जॉगिंग करता हूँ और फिर परिवर्तन पर नज़र डालता हूँ। किसी भी सौदे में फ़ायदे के लिए 2 तत्वों का होना जरूरी है, एक है अच्छा सौदा और दूसरा है परिवर्तन। अच्छे सौदे जो बहुत मिल जाते हैं, लेकिन परिवर्तन ही किसी अच्छे सौदे को लाभकारी अवसर में बदलता है। इसलिए मैं इस इलाके में जॉगिंग करता हुआ जहां मैं निवेश करना चाहूँगा, बार बार वहीं से गुजरने की वजह से मुझे छोटे छोटे परिवर्तन भी नज़र आते हैं। मैं रियल एस्टेट के ऐसे साइन बोर्ड पहचान लेता हूँ जो लंबे समय से लगे हैं। इसका मतलब है कि बेचने वाला सौदे के लिए ज़्यादा उतावला होगा। मैं ट्रकों के आने जाने पर नज़र रखता हूँ और मैं रुककर ड्राइवर से बातचीत करता हूँ। मैं डाकियों से बातचीत करता हूँ। किसी इलाके के बारे में उन्हें इतनी ज़्यादा जानकारी होती है कि अचरज होता है। मैं कोई बुरा इलाका खोजता हूँ, खासतौर पर एक ऐसा इलाका जहाँ किसी की खबर की वजह से सभी लोग दूर चले गए हैं। कई बार तो मैं 1 साल तक बेहतरी के लक्षणों का इंतजार करता हूँ। मैं रिटेलर्स, खासतौर पर नए दुकानदारों से बात करता हूँ और पता लगाता हूँ कि वे वहाँ क्यों आए हैं। इसमें महीने में सिर्फ कुछ ही मिनट लगते हैं और मैं इसे तब करता हूँ जब मैं कोई दूसरा काम कर रहा होता हूँ, जैसे व्यायाम या स्टोर आते जाते समय। सभी बाजारों में सौदों की खरीदारी करें। उपभोक्ता हमेशा गरीब रहेंगे। जब सुपरमार्केट्स में सेल लगती है, मान ले टॉयलेट पेपर की, तो उपभोक्ता दौड़ कर जाते हैं और स्टॉक पूरा भर लेते हैं। लेकिन जब मकान के बाजारों या शेयर बाजार में सेल लगती है, जिससे अक्सर क्रैश या करेक्शन कहा जाता है, तो वहीं उपभोक्ता अक्सर दूर भाग जाते हैं। जब सुपरमार्केट अपने भाव बढ़ाता है तो उपभोक्ता किसी दूसरी जगह खरीदारी करने जाता है, लेकिन जब मकानों का बाजार या शेयर बाजार अपने भाव बढ़ाता है तो वही उपभोक्ता अक्सर दौड़कर अंदर आ जाता है और खरीदारी करने लगता है। हमेशा याद रखें, मुनाफा बेचते समय नहीं, खरीदते समय कमाया जाता है। सही जगह पर अच्छे सौदों की तलाश करें। एक पड़ोसी ने $1,00,000 में एक कंडोमिनियम पर खरीदा। मैंने इसके बगल में उसी जैसा कंडोमिनियम $50,000 में खरीदा। उसने मुझे बताया कि वह भाव बढ़ने का इंतजार कर रहा है। मैंने जवाब दिया कि फ़ायदा खरीदते समय होता है, न कि बेचते समय। उसने एक रियल एस्टेट ब्रोकर के जरिए इसे खरीदा था जो खुद किसी जायदाद की मालिक
की नहीं थी। मैंने इसे एक बैंक की फोरक्लोजर नीलामी में खरीदा था। मैंने कक्षा में $500 की फीस देकर सीखा था कि ऐसा कैसे किया जा सकता है। मेरे पड़ोसी का सोचना था कि रियल एस्टेट में निवेश की कक्षा के लिहाज से $500 की फीस बहुत ज़्यादा है। उसने कहा था कि उसके पास ना तो इतने पैसे हैं ना ही समय, इसलिए वह भाव बढ़ने का इंतजार कर रहा है। पहले ऐसे लोग की तलाश करें जो खरीदना चाहते हैं, फिर किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश करें जो बेचना चाहता है। एक मित्र एक खास तरह का प्लाट खोज रहा था। उसके पास पैसा तो था लेकिन समय नहीं था। मैंने अपने मित्र की आवश्यकता से बड़ा प्लाट खोज लिया। फिर मैंने अनुबंध करने के बाद अपने मित्र को फ़ोन किया। मित्र ने कहा वह उस प्लाट का एक हिस्सा चाहता है। जो मैंने उसका मनचाहा हिस्सा उसे बेच दिया और ज़मीन खरीद ली। बची हुई ज़मीन को मैंने मुफ्त में अपने पास रख लिया। कहानी का सबक है, केक को खरीदो और उसे टुकड़े में बांट दो। ज़्यादातर लोग अपनी हैसियत के मुताबिक सामान की तलाश करते हैं, इसलिए उनकी नज़र बहुत छोटे टुकड़े पर ही रहती है। वे केक का सिर्फ एक ही टुकड़ा खरीदते हैं, इसलिए वे अंततः कम सामान की ज़्यादा कीमत चुकाते हैं। छोटा बेचने वालों को बड़े अवसर नहीं मिलते। अगर आप ज़्यादा अमीर बनना चाहते हैं तो बड़ा सोचें। रिटेलर्स थोक खरीदने वालों को डिस्काउंट देना पसंद करते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि अधिकतर कारोबारी लोग ज़्यादा खर्च करने वालों को पसंद करते हैं। भले ही आपकी हैसियत कम हो, लेकिन आपको हमेशा बड़े विचार ही सोचने चाहिए। जब मेरी कंपनी कंप्यूटर खरीदने वाली थी तो मैंने कई मित्रों को फ़ोन करके पूछा कि क्या उन्हें भी कंप्यूटर खरीदना है। फिर अपने अलग अलग डीलर्स के पास जाकर मोल भाव किया और अंततः एक बढ़िया सौदा लिया, क्योंकि हमें बहुत से कंप्यूटर खरीदने थे। यही मैंने शेयरों के साथ भी किया। छोटे छोटे लोग हमेशा छोटे छोटे ही बने रहते हैं, क्योंकि उनकी सोच छोटी रहती है। वो अकेले काम करते हैं या बिल्कुल भी काम नहीं करते। इतिहास से सीखें, शेयर बाजार की सभी बड़ी कंपनियां छोटी कंपनियों के रूप में शुरू हुई थी। कर्नल सैंडर्स तब तक अमीर नहीं बने जब तक कि 60 साल की उम्र में उन्होंने अपना सब कुछ नहीं गंवा दिया। बिल गेट्स 30 साल से भी कम उम्र में संसार के सबसे अमीर व्यक्तियों की गिनती में आ गए। सक्रियता हमेशा निष्क्रियता को हरा देती है। ये वे चीज़ें हैं जो मैंने अवसर को पहचानने के लिए की हैं और जिन्हें मैं अब भी करता हूँ। महत्वपूर्ण शब्द है कि है और करता हूँ। और जैसा इस पुस्तक में कई बार दोहराया गया है, संपत्ति का पुरस्कार पाने से पहले आपको कर्म करना होगा। अभी से ही काम में जुट जाएं। तो यहाँ पर हमारा अध्याय 9 समाप्त होता है और अब हमारे पास लगभग हमारी रिच डैड पुअर डैड की पूरी पुस्तक ख़त्म हो चुकी है, जो कि हमारा एक पार्ट 3 के रूप में लास्ट वीडियो था। और हमने लगभग सारी चीज़ें इसमें कवर कर ली हैं। तो थैंक यू सो मच। और हमने सब कुछ जो भी रिच डैड पुअर डैड का होल चैप्टर्स थे, सारी चीज़ें हमने कवर कर ली हैं। तो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू। और मैं अब यहाँ पे पूरे वीडियो को कवर कर चुका हूँ ऑडियो बुक को।